Assalamualaikum. Good morning. Good morning, everybody. Welcome to Geo Pakistan. With Homa and this one. Abdullah. जी, this one मुझे लोगों ने ना पुकारना शुरू कर देना है. This one? Are you this one? This one क्या हाल है? मैं कभी-कभार ऐसे कहती हूँ ताकि एकदम से लोग जाग जाएं. अच्छा. This one कौन है? वरना वही बातें रोज. अच्छा. भाई शान मसूद की कप्तानी का बड़ा कड़ा इम्तिहान है क्योंकि ये पहला टेस्ट मैच है जो उनकी कप्तानी में अब खेला जा रहा है और वार्म अप मैच में या वार्म अप या जो भी इससे पहले वाला मैच आप उसे कह लें उसमें हमारी जो कारकर्दगी थी वो भी सबके सामने है. हमारा शान मसूद की तो अच्छी थी हमारा बॉलिंग पूरी ओवरऑल एज अ टीम. सो मैं आई डोंट वांट टू साउंड पेसिमिस्टिक लेकिन बहुत ज़्यादा उम्मीदें आप ना रखें इस मैच से भी बिकॉज़ हमारा बॉलिंग लाइनअप बहुत कमज़ोर है. बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें देखने की ज़रूरत है और भी कुछ लोगों के लिए ये इम्पॉर्टेंट सीरीज़ या इम्पॉर्टेंट मैच साबित हो सकता है. उनमें से एक मुझे लगता है कि इमामुल हक भी हैं क्योंकि उनका बड़े अरसे से कुछ अच्छा फेज नहीं चल रहा. क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है उनके ऊपर कि हाउ उनकी परफॉर्मेंस पे. सो इट इज हाई टाइम दैट ही शुड परफॉर्म. लेकिन एक बात है एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग अभी सिकंदर हमारे साथ होंगे उनसे पूछ लेंगे कि वी हैव नेवर रियली वन अ टेस्ट इन ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया. तो एक होता है ना वो एक प्रेशर होता है. नहीं जीते हैं वैसे. कब 95 आई बिलीव 75 95 95 के बाद हम जीते हैं. उससे पहले हम कभी नहीं जीते थे. खैर हम Anyway, ये बात हम पूछ लेंगे लेकिन एक वो होता है ना जीत का प्रेशर भी होता है कि पहले भी जीतते आए हैं तो अभी जीतना जरूरी है. उस टाइप के प्रेशरों से हम जरा बरी ज़मान 95 में हमारा स्टॉप लगा था. 95 में हम आखिरी जीते थे ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच. उसके बाद काफ़ी लंबी ब्रेक आ गई है. खैर ब्रेक और नो ब्रेक 95 पिछली सेंचुरी की बात कर रहे हैं. हाँ. तो बट 28 साल हो चुके हैं. हमने कितने बना लिए हैं. इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया ने बना लिए हैं. जब लास्ट टाइम आई चेक्ड वाज मोर देन 100 102 रन 102 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पे. और हम इस दौरान वाइडे भी करा रहे हैं या एक वाइड तो मैंने देखी थी सुबह सुबह और एक हम कैच ड्रॉप भी कर चुके हैं. और ये भी हो रहा है कि ऑस्ट्रेलिया इतनी तेजी क्या है उन्हें क्या जल्दी है तेज करना चाह क्या जल्दी है उन्हें खेलने की. इधर मैं देख ये सारा कुछ हो रहा है. ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया. पाकिस्तान की तरफ से आमिर जमाल और खुरम शहजाद ने डेब्यू किया है. शान 11 में 4 फास्ट बॉलर हैं जबकि सलमान आगा की सूरत में एक स्पिनर शामिल किया गया है. बज़ाहिर पाकिस्तान की टीम मुतवाज़न नजर आ रही है मुझे तो नहीं आ रही लेकिन ये भी हकीकत है कि पर्थ का मैदान कभी पाकिस्तान को रास्त नहीं आया है. ये वाली बात कर रहे थे लेकिन अगेन जो आपने कहा था 95 वाली वो भी मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान ने 1995 के बाद से ऑस्ट्रेलिया में अब तक जो 14 टेस्ट खेले हैं उसमें ऑस्ट्रेलिया ने ही मैदान मारा है. सो सिंस 95 वी हैव नॉट वन और पाकिस्तान एक टेस्ट तक ड्रॉ भी नहीं कर सके. हम जीतना तो दूर की बात है. अच्छा ये जरूर बीच में डालना था. मतलब आज हमने खेलना शुरू किया है तो ये भी नहीं किया हमने नहीं किया ना. तो बहुत सी चीजें व्हिच मींस के मौका है टू डू एवरीथिंग. पॉजिटिव न्यूज़ देनी है हमें आज. मूड है मेरा पॉजिटिविटी का मूड चल रहा है. 6 महीने तक हमने सिर्फ पॉजिटिव बातें करनी है. ठीक है कुछ भी हो रहा हो पट्टी बांध के आंखों पे. अच्छा जी. सिकंदर वक्त हमारे साथ मौजूद हैं. सिकंदर प्लीज किसी पॉजिटिव बात से स्टार्ट इसलिए करते हैं क्योंकि दिल चाह रहा है कि कुछ अच्छी बातें हो. कुछ है आपके पास? मुझे सोचते तो क्या पॉजिटिव है. ग्राउंड बहुत अच्छा है और आज अच्छा मौसम अच्छा हो गया. कैंगरूज भी नजर आ रहे हैं इर्द गिर्द. नहीं ऐसा कुछ नहीं हो रहा. इट्स अ सनी डे. आप लोग अभी कह रहे थे नहीं अभी आप लोग जो बात कर रहे थे ना कि पहले कभी नहीं जीते. तो जब मैं 76-77 में हम लोग ने शुरू किया था मैंने क्रिकेट हम वहाँ पे एक टेस्ट मैच जीते थे सिडनी में जहाँ पे इमरान खान ने जो है 12 आउट किए थे 6 और 6. फिर उसके बाद हम 79 में गए तो हमने मेलबर्न में टेस्ट मैच जीता जिसमें सरफराज ने 9 आउट किए थे 7 रन देके. 82 का जो है मुझे थोड़ा सा याद नहीं आ रहा वरना जी हम 95 के बाद फिर कभी नहीं बस वो स्टॉप लग गया था ना 95 में. नहीं दूसरा देखिए हमने टीम की सिलेक्शन नहीं की. अब आपने मुझे पता है मैं अच्छी बात क्या करूँ सिवाय इसके कभी मैं नाश्ता करने जाऊंगा पराठा खा लूंगा. ये एक अच्छी बात हो सकती है. अच्छी बात हो गई. यार देखें मेरी थ्योरी ये है कि जब आप किसी बहुत ही तगड़ी और अच्छी टीम स्ट्रॉन्ग टीम के साथ खेलने जाते हैं कि जो कि वर्ल्ड चैंपियन है टेस्ट चैंपियनशिप भी और 6 दफ़ा वर्ल्ड चैंपियन भी हो चुकी है तो आप अपने मोस्ट सीनियर एक्सपीरियंस्ड प्लेयरों को खिलाते हैं. अब आपने रिजवान को नहीं डाला. आप मतलब एक वो मेरा कोई दोस्त नहीं है मगर आप ये देखिए कि उसने पिछले सीजन जो पिछली सीरीज हुई थी
इससे पहले वाली आखिरी 19 में, उसमें उसने 177 रन किए थे जो सेकंड हाईएस्ट थे। हाईएस्ट बाबर के थे 210, इसके 177। यार आपको उसको बैटिंग लाइनअप में रखना चाहिए था, आप इमाम को ड्रॉप कर देते। मैंने पहले प्रोग्राम में भी ये बोला था कि आप वैसे बड़ा सरप्राइजिंग था मेरे लिए भी कि इमाम हैज अगेन मेड इट टू द प्लेइंग 11 कंसीडरिंग द परफॉर्मेंस दैट ही हैज बीन डिलीवरिंग। हाँ, इमाम की जगह आप शान से ओपन करा देते तो आपकी पूरी बैटिंग लाइनअप बन जाती। नंबर 1। नंबर 2, आपको हसन अली को खिला देना चाहिए था। ही इज द मोस्ट एक्सपीरियंस आफ्टर शाहीन, उनकी ज्यादा विकेटें हैं, एक्सपीरियंस है, आप उनको खिलाते। यहाँ पे एक्सपीरियंस की जरूरत थी ना। अभी जितने ये बच्चे खेल रहे हैं, इन सब के अब सब मैंने सबकी पेस बैठ के देख रहा था सुबह से मैं। सबसे जो तेज तरीन गेंद किया है वो आमिर जमाल ने 138 की है। बेचारा शाहीन तक जो है वो उसकी वो पेस ही नहीं आ रही। यार शाहीन के साथ क्या हुआ? हैव यू सीन हिम बॉलिंग? मतलब मैंने देखा उसने एक ओवर बड़ा अच्छा किया था जिसमें 2 स्लिप में से गेंदें गई हैं। मुसलसल वो टांग के ऊपर चौके खाया है उसने। पता नहीं जब भी वो पता नहीं वो या तो कोशिश कर रहा है कि उसका गेंद पड़ के जो बाहर निकल He's like acting like Haris Rauf these days. वो अंडरवेलमिंग थोड़ा सा उनका मामला है। नहीं, वो कोशिश कर रहा था कि टांग के तरफ से निकाले। वो आई एम रियली सरप्राइज, इतना सीनियर प्लेयर है, इतना एक्सपीरियंस वाइस कप्तान भी है बाय द वे आज के मैच में। हाँ, वो तो खैर अभी तो बहुत कुछ उनको मिलेगा। वो उनको आउटसाइड ऑफ स्टंप बस गेंदें करनी चाहिए, उनका अटैक आउटसाइड ऑफ स्टंप होना चाहिए था। मगर पता नहीं इतना एक्सपीरियंस प्लेयर वो अभी तक एक लड़के ने नए बॉल से बाउंसर नहीं किया। मैं हैरान हूँ इस बात पे। भाई आप बाउंस तो करें उसको, आप उसको थोड़ा सा डराएं तो बैट्समैन बैकफुट पे जाए। वो उसको 2 कदम निकल कर उसने वार्नर ने चौके मार दिए बॉलर्स को, 2 कदम निकल कर नए बॉल पर फास्ट बॉलर को। तो आप उनको बाउंस तो करें, कुछ भी नहीं किया ना। उन्होंने बाउंस किया उसको, ना एक लाइन पकड़ के रखी। उससे बेहतर जो है शाहीन से बेहतर वो जो खुर्रम था उसने गेंदे किए, एक तरफ गेंदे किए उसने। शुरू के 2 ओवर मेडिन भी थे उसके, एक तरफ। इस टेस्ट क्रिकेट के अंदर ये बहुत जरूरी होता है कि आप एक तरफ बॉल करें और एक तरफ फील्डिंग लेकर। और आप ये T20 का मैच तो है नहीं कि जिसके अंदर आपने 4 ओवर में जल्दी जल्दी कुछ ना कुछ करना है। यहाँ पर जो है यू हैव टू बी कंसिस्टेंट ऑन अ वन सिंगल लाइन। अच्छा, अब साइम अयूब के हवाले से भी बताएं, क्योंकि डोमेस्टिक में तो इतना कोई ज़बरदस्त उनका मामला था कि उनको फिर इंक्लूड कर दिया गया। बट इज ही अ पार्ट ऑफ द लाइनअप फॉर दिस टेस्ट? नहीं, वो तो नहीं है अभी तो बेचारे को। बट होना चाहिए था ना? नहीं, मेरे ख्याल से नहीं। अभी इसमें मैंने कहा ना एक्सपीरियंस प्लेयर्स होने चाहिए थे सारे। सिर्फ एक लड़का मेरे हिसाब से रिजवान को बैटिंग के अंदर होना चाहिए था, बॉलिंग के अंदर। वैसे एक्सपीरियंस भी जब सारे एक्सपीरियंस्ड होते हैं ना, तो सिकू आप हमारे शो पे कह रहे होते हैं कि भाई कोई किस नए यही खिलाते रहते हैं, नयों को चांस नहीं देते। देखो आप लोग नहीं ना आप लोग गौर से नहीं सुनते। नहीं, हम गौर से सुनते हैं, आपको ही तो सुनते हैं। आप गौर से नहीं सुनते। मैं हमेशा कहता हूँ कि नौजवानों को अगर चांस देना होता है तो छोटी सीरीज से शुरू करें। छोटी सीरीज से जब आप जब श्रीलंका से खेल रहे होते हैं तो ये सारे खेल रहे होते हैं, हारिस रऊफ भी तैयार होते हैं खेलने। ऑस्ट्रेलिया की बारी आती है तो इसका मतलब ये है कि आप पैंतरा नहीं बदलते, आप उसी मौके पे कायम। मैं अभी भी हूँ, मगर देखिए स्टार्ट तो आप बच्चों को छोटे मैचों से शुरू करेंगे ना। आपने ले जाके सीधा टेस्ट में तो नहीं ले जाएंगे। अच्छा ये बताइए सिको, इज दैट राइट कि ये जो जनूबी एशियाई पिचेस के अलावा अगर आपने बैट्समैन को, बल्लेबाज को प्रेशर में रखना है, बाउंस देना है, तो आपने पीछे गेंद गिराना है अदर देन आउटसाइड साउथ एशिया, जैसे ऑस्ट्रेलियन पिचेस हो गई? ये ऐसी कोई साइंस है? हमने देखा है कि ये दोबारा आगे गेंदें गिरा रहे हैं। नहीं, बात असल ये होती है कि ऑस्ट्रेलिया की पिचेस बहुत डिफिकल्ट हैं, डिफरेंट हैं। आप जहाँ पे मोहम्मद आसिफ को, जिसको बहुत जो कि जेल हुई थी, जिनको बहुत ही अच्छा बॉलर था, मगर वो भी पहले अपने टूर के बाद सिर्फ एक आउट कर सका। नसीम शाह, जिनको लोग अभी मतलब एक सब में गम की साया है कि जी वो खेल नहीं रहे, वो भी एक आउट किया था उसने ऑस्ट्रेलिया में जाके। ऑस्ट्रेलिया के लिए बॉलिंग करना ना डिफरेंट होता है, डिफिकल्ट स्टार्स होता है, मगर आपको उसको मिक्सअप करना पड़ता है। आप उसको बाउंस जरूर करें। मैंने जैसे कहा, एक बाउंसर किसी ने नहीं किया। आपको लेंथ को वेरी नहीं करें, आप एक लाइन, कंसिस्टेंट लाइन पर स्विंग होना बहुत जरूरी है। अब आपका स्विंग हुआ ही नहीं किसी का इतना ज्यादा। शाहीन का 2-4 गेंदें स्विंग हुई, उसके बाद मतलब है कि वो वाली स्विंग नजर नहीं आई कि जो कि वाइट बॉल से होती है। इतना बड़ा वो स्विंग करता है वाइट बॉल से, रेड बॉल से उनका बिल्कुल स्विंग नहीं हुआ। तो ये एक मुझे तो बड़ा अजीब सा लग रहा था। खैर एनीवे, उसमें कोई वेरी इतना जो एक्चुअली जो ऑस्ट्रेलियन पिचेस होती है ना, उसमें बल्ले पे बहुत अच्छा आता है, गेंद पड़ के तेज आता है, उसमें हाइट होती है, तो बैट्समैन को मारने में आसानी होती है।
और इंडियन या हमारे सब कॉन्टिनेंट विकेट्स के ऊपर गेंद तो फंसकर आता है, तो इसलिए बैट्समैन को बड़ा झुककर खेलना पड़ता है। ये बहुत बड़ा एक फर्क है। तो ये एडवांटेज तो फिर वी कैन होप सिकंदर कि ये एडवांटेज हमें भी मिलेगा। बिल्कुल मिलना चाहिए, मगर आप देखें कि ऑस्ट्रेलिया की जो बॉलिंग लाइनअप है उनके पास 1351 विकेटें हैं जी मिलाकर, कोई कंपैरिजन नहीं। और हमारी जो है हमारी 176 है, और उनमें वो लोग भी शामिल है जो बाहर बैठे हुए हैं, या ज्यादा 200 हो जाएंगे। मैंने हसन अली को काउंट नहीं किया इसके अंदर, अगर उसकी भी डाल दें तो 200 विकेटें हो जाएंगी। इतना बड़ा डिफरेंस है 1000 विकेटों का, 1000 विकेटों का। इतना एक्सपीरियंस बॉलिंग अटैक है। वैसे हम मुझे बताइए एक बात, हम अपनी दुनिया में थे, हम किस ख्याली प्लाव में बातें करते थे और हम सब मिलके बैठ के करते थे कि we have the best bowling lineup in the world। मतलब हम छोटी-छोटी टीमों के साथ खेल के उन्हीं को आउट करके छोटे टूर्नामेंट करके मैं ही खुश हुए जा रहे थे। अब जब हमारा वर्ल्ड क्लास टीमों से पाला पड़ा, जैसे कहते हैं हम सामना, तो क्या ही हुआ, पाला पड़ा तो हमें लग पता गया कि we need a long way to go still। अब्दुल्ला, मैं आप लोगों के प्रोग्राम में भी बोला था कि अभी कप्तान को चेंज ना करें। ये बहुत मुश्किल सीरीज होती है, इसमें बाबर को ही जाने देना चाहिए था। वो लेके चल रहा था ना 5 साल से टीम। शान मसूद ये हार के आएंगे या पिटाई होगी ज्यादा तो फिर शान मसूद के पर नजला गिरेगा, नहीं गिरेगा। सिक्कू अभी तो पहला, मेरा नहीं ख्याल शान मसूद से भी इतनी कोई खास एक्सपेक्टेशन। पता है क्या, अब वो वर्ल्ड कप की इतनी गंदी परफॉर्मेंस के बाद फिर बाबर को रिटेन करते, फिर उसके बाद कहीं जाके चेंज करते हो, मेरा ख्याल है और कंट्रोवर्सी बननी थी। इट वाज द टाइम। टेस्ट क्रिकेट के अंदर आप बाबर को रखते, मैं बार-बार आप लोगों से ये कह रहा था T20 में उसमें चेंज कर दें आप, टेस्ट क्रिकेट में इसी को रखें। ऑस्ट्रेलिया इज नॉट एन इजी प्लेस, यहाँ पर बड़े-बड़े टीमें जाकर फंस जाती हैं, मगर इंडिया ने जाके जीता है पिछले दफा। तो हमारी और उनकी टीम में बड़ा फर्क है, और हमारी अब टीम को ये साबित करना पड़ेगा। हम तो 95 से नहीं जीते हैं, 5 सीरीजें हम हार चुके हैं। आखिरी दफा 2010 में हमने 20 विकेटें ली हैं, हमने 20 विकेटें नहीं दी 2010 के बाद। अब ये इमेजिन करें कि हमारी बॉलिंग कितनी वीक होती चली जा रही है। हमारी बॉलिंग वीक हो गई है, और अब दोबारा अगर आपने हुआ जैसे को आपने कहा ना, जब हम एक जमाने में हम सारी शुरू हो जाते हैं, we have the best bowling lineup in the world, because when we are doing well it does seem like we do have the best one, so what अगर कह दिया। अच्छा बात है जी, अभी वसीम अकरम जिक्र कर रहे थे कि ईयर मुझे नहीं मैं सुन सका सही तरीके से, कहने के हमें ब्रिस्बेन में हम खेल रहे थे और बड़ी ग्रास थी, हमने कहा मुड़ा देंगे, तो पता लगा 260 समथिंग पे नो लॉस। तो ऑस्ट्रेलिया में तो ऐसा भी होता है, यानी वसीम अकरम खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि उनका जैसा बॉलर भी वहां आउट नहीं कर सका कई दफा, तो ये होता है। अच्छा, वी वांट टू शो सम विजुअल्स इफ वी हैव, वी डू। बाबर की हम बात कर रहे थे, तो बाबर का 50th टेस्ट भी दिस हैपेंस टू बी, उन्हें कैप पेश की गई है कप्तान की तरफ से, तो लिहाजा ये आई मीन एकदम से आपने कहा ना कप्तान की तरफ से, तो आई एम लाइक व्हाट, बट ऑफ कोर्स थोड़ा सा देर लगती है समझने में कि अब जरा रोल्स हैव बीन रिवर्स्ड हियर, और कप्तान जो है इट्स ओके, और इट्स ऑलराइट। नहीं, मैं बिल्कुल लिमेंट नहीं कर रही, लेकिन वो देखते हुए एक हो जाता है ना। इसकी आवाज नहीं, यहाँ पे मैं कुछ कहता हूँ। हाँ आप बोलें, क्योंकि वो बोल रहे हैं। देखिए बाबर के लिए, अब बाबर जो है इतना बड़ा प्लेयर है, इसका इतना बड़ा नाम है, बाबर आजम, पूरा पाकिस्तान जो है अगर उनके लिए कुछ कह दो तो हमारे पीछे पड़ जाता है, तो इससे अच्छा मौका बाबर को नहीं मिलेगा अपनी वर्थ दिखाने के लिए। इस सीरीज के अंदर वो खुलकर खेलें, अच्छा खेलें, खूब रन्स करके दें, तो पाकिस्तान के लिए जो एक बड़ी उम्मीद है कि भाई ही इज द ग्रेटेस्ट इस वक्त, द बेस्ट इन द वर्ल्ड, देन यू हैव टू प्रूव दैट कि यू आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। जाकर खेलें और रन्स करके दें, ये बाबर के ऊपर प्रेशर है। प्रेशर भी है और ये एक मौका भी है, क्योंकि कप्तानी के ऐसे प्रेशर से ये बिल्कुल बरी जिम्मा हो गए हैं, तो अब ये ही कैन रियली कंसंट्रेट ऑन हिज प्ले अलोन। अब उस पे और कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, उनकी अपने आप से होनी चाहिए। आपको लगता है इमाम के लिए भी ये सीरीज बड़ी क्रूशल है, ये गेम लेट्स से नहीं होनी तो चाहिए। देखें वो उन्होंने कुछ जगह पे अच्छे रन्स भी किए हैं, मगर ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए, और बाबर के लिए खास तौर पे अगर 40-50 नहीं चलेंगे। बाबर आजम को अगर बाबर आजम रहना है तो भाई कम से कम 200 लगाएं इधर। मैं थोड़ा प्रेशर तो डाल दूं उन पे, और 200 कम से कम लगने चाहिए उनके। तो जब मेरा ख्याल है आपके पराठा खाने का टाइम हो गया। You can join me. अच्छा, आज 2 प्लेयर्स को बाय द वे प्लेयर्स को टेस्ट कैप्स दी गई, तो लिहाजा आप देख लें। शॉट्स आप देखें,
And you know what a stunning stadium by the way. ऑस्ट्रेलिया में जो धूप है ना वो आपका बेड़ा गर्क कर देती है लिटरली। और गर्मियाँ भी हैं, समर चल रहा है, भी चल रही हैं वहाँ पे, तो ठीक है, हम धूप के आदी हैं। कैसे हैलोवीन लग रही है एकदम से। अब्दुल्ला ये सनस्क्रीन होती है, बहुत ज़्यादा खतरनाक किस्म की सनस्क्रीन होती है, क्योंकि यही सनस्क्रीन होती है जो ये आप कह सकते हैं कि बंदा पीछे इसके पहचाना नहीं जा रहा कि कौन सा कौन है। कोई नहीं पहचाना जा रहा सारे वो हो जाता है। मैं कुछ कह सकता हूँ जी, यू कैन शेयर एनी सम ऑफ योर एक्सपीरियंस इस धूप और इससे बचने के तरीकों। मेरी जो एक्सपीरियंस ये है कि जो आप धूप की बात कर रहे हो, वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में ये बताते हैं कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की जो एरिया है उधर ओजोन के सुराख है। जी बिल्कुल। जिसके वजह से धूप की तपिश बहुत ज्यादा लगती है, काफी लोगों को स्किन कैंसर हो जाता है। तो हम जब वहाँ गए थे तो उन्होंने हमें वो लोशन दिया था कि आप जरूर लगाया करें, इसलिए सारे वो लगाते हैं कि वहाँ पे ओजोन्स में सुराख है और इसकी वजह से डायरेक्ट जो जोन का ओजोन जो कवर करता है धूप को या उनके जरासीम को वो नहीं है वहाँ पर, तो उसके कई जगह पे ये बहुत हिट करती है, आपको स्किन जल जाती है, बिल्कुल खाल उतरने लगती है। जी बड़ा खतरनाक सनबर्न होता है। बिल्कुल। अच्छा सिकंदर हमारे साथ ही रहें, क्योंकि कल एक और चीज़ जो हुई है वो PSL 9 की ड्राफ्ट का पूरा सिलसिला जो है वो कल मुकम्मल हो गया और पाकिस्तान सुपर लीग के 9वें एडिशन के लिए टीमों का इंतखाब मुकम्मल और इवेंट में शरीक तमाम 6 फ्रेंचाइजीज जो हैं उन्होंने मुख्तलिफ कैटेगरीज से खिलाड़ियों का इंतखाब किया है और अपने स्क्वाड में उनको लिया और बेसिकली स्क्वाड्स जो हैं अब सारे मुकम्मल हो गए हैं। फ़खर जमान और कौन मैंने लिखा था यहाँ पे फ़खर जमान और वैंडर ड्यूसन लाहौर कलंदर का हिस्सा होंगे, मोहम्मद आमिर और आपको बताते हैं फोर्ट क्वेटा ग्लैडिएटर्स से खेलेंगे मोहम्मद नवाज और कैरन पोलार्ड कराची किंग्स और डेविड मिली और मुल्तान सुल्तान और अफगानिस्तान के नूर अहमद पेशावर के हो गए हैं। फास्ट बॉलर नसीम शाह के छोटे भाई उबैद शाह और हुनैन शाह भी इस्लामाबाद यूनाइटेड का हिस्सा बन गए हैं। तीनों एक्चुअली एक ही टीम में होंगे, शाह ब्रदर्स। अच्छा सिकंदर आप हमारे साथ ही हैं, पहले हम लोग बात ये कर रहे थे, क्विकली ये बता दें कि कोई नए नाम नहीं हम देख रहे PSL में और बकौल अब्दुल्ला कोई मेगा नेम्स आर नॉट जॉइनिंग आवर फ्रेंचाइजेस, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, मेरे ख्याल से हमें फॉरेन प्लेयर्स के लिए ना थोड़े से पैसे भी बढ़ाने पड़ेंगे ताकि उनको अट्रैक्शन नजर आए। देखें सारा खेल जो है, you have to make this more lucrative for the foreign players। बिल्कुल। हमारे देखें लड़के जो है टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल रहे, पाकिस्तान की क्रिकेट नहीं खेल रहे, किसी ने तो टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली, इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली, जस्ट बिकॉज दे वांट टू प्ले ऑल दीज लीग्स ताकि पैसे बना सकें। पैसों का आजकल रिवाज बहुत ज़्यादा हो गया है, इसीलिए मैं अगेंस्ट था कि जो छोटे बच्चों का जो पैसों का टूर्नामेंट कराया था वो नहीं होना चाहिए कि इतनी छोटी उम्र में बच्चों को अगर पैसों की आदत डाले तो फिर ये इससे भी ज़्यादा बुरा असर होगा। तो हमें एक तो पैसे बढ़ाने चाहिए, जो फॉरेन प्लेयर्स हैं खासतौर पर हम फॉरेनर्स के लिए कहें कि हम फॉरेन प्लेयर्स को पैसे ज़्यादा देना चाहेंगे, उनकी कोई इस तरह की वो अट्रैक्शन आपको पैदा करनी पड़ेगी। और दूसरी चीज़ जो बड़े प्लेयरों का एक और जो बड़ा मसला है कि वो IPL खेलने जाते हैं, वहाँ से भी उनको कहा जाता है कि आप ना खेलने जाएं पाकिस्तान की लीग से। ये कंफर्म न्यूज़ है, कई दफ़ा लोग बता चुके हैं इस बात पे, मगर ऑब्वियसली हम किसी का नाम नहीं ले सकते, मगर ये IPL की भी थोड़ी सी वहाँ से भी शरारत होती है। जो उनके बड़े प्लेयर होते हैं उनको कहते हैं आप उधर मत जाए, हमसे थोड़े पैसे ले लें, आप उधर मत जाया करें खेलने के लिए, ताकि वो हमारी लीग्स को थोड़ा सा डाउनग्रेड। पिछले साल भी हमने बल्कि डिस्कस किया था, यू आर राइट, बिकॉज सम ऑफ द प्लेयर्स आल्सो सेड समथिंग टू दैट इफेक्ट कि एक प्रेशर भी होता है और बड़े खुले तरीके से कहा भी जाता है। सो एनीवे चलिए, जो आ रहे हैं दे आर मोस्ट वेलकम और कुछ टेंटेटिव डेट्स भी बता दी गई हैं PSL की। हमें लग रहा था कि ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा क्लैश होगा विद द इलेक्शंस, लेकिन इट सीम्स कि वो क्लैश नहीं होगा। सिकंदर थैंक यू फॉर बीइंग विद अस दिस मॉर्निंग, जाके आप पराठा खाएं होगा। अच्छा जी, एक बहुत बड़ा इशू जो हम फेस कर रहे हैं वैसे तो पूरे मुल्क में, लेकिन डेफिनेटली लाहौर में हो रहा है, लगता है अब पूरे मुल्क में। हाँ, बट सिंस वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग ओनली अबाउट लाहौर राइट नाउ, देखिए ट्रैफिक का मसला जो है, यस यू आर वेरी राइट, वहां से हमें उम्मीद होती है कि मसले का हल निकल आएगा कोई ना कोई, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अब शायद मसले का हल थोड़ा सा निकल भी आए। तो ट्रैफिक के बड़े मसले हैं लाहौर में, एक तो ट्रैफिक जैम्स बहुत हैं, अंडरएज ड्राइविंग का एक रिसेंटली हमने फिनोमेना देखा है जो कि एक कल्चर ही बनता जा रहा है लाहौर के अंदर, तो उसको भी कंट्रोल करना, बहुत सी और ऐसी चीज़ें हैं। तो ये हम वी आर होपिंग कि बेहतरी आएगी, बिकॉज अब लाहौर
लाहौर को मिली हैं जी एक नई चीफ ट्रैफिक ऑफिसर, और वो हैं अमारा अथर। और अमारा अथर हैज़ हर हैंड्स फुल बिकॉज ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग काम भी है और एक्सपेक्टेशन भी उनसे बहुत ज़्यादा है। और बड़ी अच्छी बात है कि हमारी ब्यूरोक्रेसी में खवातीन अब की पोजीशंस पे हमें नजर आने लगी हैं। वैसे तो काफी अरसे से नजर आ रही हैं। अब तो इतना माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये बात कॉमन हो गई है कि दैट इज नॉट इवन समथिंग आई वांट टू आस्क अबाउट। मतलब अब ये जरा कॉमन सी चीज हो गई है। मेरा ख्याल है कि अभी भी हमारी मुझे आई एम श्योर कि अभी भी खवातीन से आप बात करें तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो उन्हें फेस करने पड़ते हैं, या बहुत सारे स्टेप्स हैं जो उन्हें उबूर करके की पोजीशंस तक पहुंचना पड़ता है। A lot of young women have some women role models as well। ये भी बड़ी बात है ना। पहले तो लगता था कि हम क्या बात कर रहे हैं, जो यहाँ तक पहुंची हैं उन्हीं से पूछते हैं। बहुत अच्छा। अमारा अथर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अमारा, माशाल्लाह यू सर्विंग एट सच एन इम्पोर्टेंट पोजीशन। एक तो ये बताइएगा कि मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू अ मेल कॉलीग किसी खातून के लिए इतनी इम्पोर्टेंट ओहदों तक पहुंचना? आई थिंक ये आपके अपने माइंडसेट की बात होती है। इट्स ऑल योर पैशन दैट मैटर्स। अगर आपके अंदर ये जज्बा है और ईमानदारी से और मेहनत से काम करने का तो आप बड़ी इजीली जो है मैं समझती हूँ कि आप अपना नाम पैदा कर सकते हैं, और आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो भी इस चीज़ को देखते हैं और समझते हैं और बहुत अप्रिशिएट करते हैं। मैं समझती हूँ बहुत इनकरेज करते हैं जहाँ भी वो देखते हैं ख़वातीन को वो विलिंग वर्कर्स हैं और मेहनत से काम कर रही हैं, वो उनको अपॉर्चुनिटीज़ ज़रूर प्रोवाइड करते हैं कि वो आगे एक्सेल कर सकें। बहुत अच्छा लगा ये सुन के बिकॉज ऑब्वियसली ख़वातीन जो काम करती हैं, जो अच्छा काम करना चाहती हैं, जो आगे बढ़ना चाहती हैं, अगर रिकग्निशन भी वो मिल जाए तो इस क्या बेहतर इससे हो सकता है। हमारा वी आर वेरी क्यूरियस, आपको जो चार्ज मिला है वो बड़ा इंपॉर्टेंट चार्ज है, ख़ासतौर पे जो खबरें हम सुनते रहते हैं। बहुत बड़ा शहर है, बहुत बड़ा शहर है। फिर लाहौरियों का एक अपना मिजाज भी है तो वो ड्राइविंग पे भी निकल आता है। ट्रैफिक जैम्स की सूरतों में हमने देखा है, अनरेज ड्राइविंग में माशाल्लाह पे स्मॉग ने एक और इशू जो है वो कंपाउंड किया हुआ है। कभी कभार इन महीनों में तो आपको पता है कि फिर ट्रैफिक को बंद भी करना पड़ता है। हम यहाँ बता दें कि इस वक्त लाहौर रिंग रोड पे थोड़ी देर पहले तक आई वाज गेटिंग विजुअल जीरो विजिबिलिटी। यस, तो ये भी ये कंपाउंड हो जाते हैं ना चैलेंजेस। तो हमारा आपको क्या लगता है कि इन सारी चीज़ों में से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है जहाँ से आपको शुरू करना है? लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो हमारे पास ट्रैफिक का फ़्लो स्मूथ रखना है। बहुत ज़रूरी है कि ट्रैफिक फ़्लो को हम स्मूथ रखें। उसके लिए हमें मैनेज करना पड़ रहा है बहुत सारे रीज़न्स की वजह से। सबसे पहला चैलेंज जिस तरह आपने ख़ुद कहा, हमारे पास बहुत सारी आर्टरीज़ जो हैं, हमारी लाहौर की जो रोड्स हैं वो हमारे पास अवेलेबल ही नहीं हैं ड्राइवर्स के लिए। उसकी वजह है मुख्तलिफ़ जगहों पर हमारे पास कंस्ट्रक्शन के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। उनकी वजह से कुछ रोड्स के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम्स हैं, इंतज़ार जो है वो सिटीजन्स को ज़्यादा करना है। और कुछ जगहों पे ऑब्वियसली जहाँ पे काम हो रहा है उधर अलहदा हमारी एक्सटेंसिव डाइवर्जन्स जो हैं वो लगी हुई हैं। तो सबसे पहला तो मैं समझती हूँ कि ये चैलेंज है। और जिस तरह आपने कहा कि हमारे पास विजिबिलिटी बहुत कम है, आज सुबह भी हमारे पास मोटरवे और हमारे पास जो रिंग रोड है ये क्लोज थी, जिसकी वजह से सारा प्रेशर जो है वो लाहौर की दूसरी रोड्स पे आ गया था। इसके अलावा स्मॉग का इशू है हमारे पास। तीसरा जो इम्पोर्टेंट इशू है वो है हमारा अंडर एज ड्राइवर्स। बिल्कुल। एंड विदाउट ड्राइवर्स, विदाउट लाइसेंसेस जो हमारे पास ड्राइविंग कर रहे हैं, उन ड्राइवर्स को जो है उनके खिलाफ जो क्रैकडाउन है वो इस वक्त की हमारी प्रायोरिटी है। अच्छा, ड्राइविंग लाइसेंस के उसूल की भी बात करेंगे साथ में, क्योंकि कुछ नौजवान हमारे दोस्तों से हमारी बात हुई, वो कहते हैं भाई हमारा तो टेस्ट इतना मुश्किल है कि हमें तो लगता है हम कभी पास नहीं कर सकते। हालांकि वो ड्राइविंग टेस्ट जो है ना, वैसे आई डोंट बाय दैट। सो वो प्रोसेस बेहतर बनाने का या उसको और स्मूथ करने का कोई इरादा है आप लोगों का? देखिए, हमारा जो ड्राइविंग टेस्ट है उसमें बेसिकली हमारे पास दो टाइप के टेस्ट्स हैं। एक हमारे पास ई साइन टेस्ट है जिसमें साइंस के मुतालिक उनसे कुछ सवालात जो बड़े सिंपल होते हैं वो पूछे जाते हैं, और वो 2 मिनट्स के अंदर उनसे 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ये ऑनलाइन होता है और कंप्यूटर ही साथ ही रिज़ल्ट जनरेट कर देता है। दूसरा जो टेस्ट है वो उनकी ड्राइविंग का टेस्ट है, वो फिज़िकली ज़ाहिर है गाड़ी में बैठ के उनको देना होता है, और उसमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ या ज़्यादा जो
कंफ्यूज होते हैं ड्राइवर्स, वो आई थिंक बिकॉज ऑफ द रिवर्स जब वो करते हैं तो उस टाइम पे थोड़ा सा उनको डिफ़िकल्ट लग रहा होता है, उसकी वजह से शायद किसी ने ये ज़रूर कहा हो कि ये डिफ़िकल्ट है। अदरवाइज इट्स अ वेरी सिंपल टेस्ट आई थिंक। इट साउंड्स वेरी सिंपल, लेकिन फिर साथ साथ फिर वो अगेन ये भी समझ आ रही है कि लोग प्रैक्टिकल के लिए तो तैयार होते हैं, आई गेस बचपन से ही ड्राइव कर रहे होते हैं, लेकिन जब थ्योरी पे काम आता है जो आप कह रही हैं तो उसमें वो बेचारे रह जाते हैं। तैयारी करके जानी चाहिए, तो ऑफ कोर्स करके जानी चाहिए। तो यानी लोग बेसिकली प्रैक्टिकल पास कर रहे हैं, थ्योरी पास नहीं कर रहे, यही कह रही है ना आप हमारा? बिल्कुल ऐसे भी है, और उसमें ये भी है कि हमारे पास जिस तरह कुछ रिक्शा ड्राइवर्स हैं, कुछ हमारे पास ट्रक ड्राइवर्स हैं, दे आर फेसिंग इशू रिगार्डिंग द जो साइन टेस्ट है, उसमें उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताना पड़ता है, क्योंकि वो इतने लिटरेसी लेवल उनका उस तरह से नहीं होता। तो अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू मैंने आपसे पूछना है, क्योंकि लाहौर माशाल्लाह अफसोस के साथ हम कहते हैं बार बार दुनिया का आलूदा तरीन शहर है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स दुनिया का आलूदा तरीन शहर होता है, और इसमें बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन एक मोटर व्हीकल से आ रही है, जिसमें हमारे रक्शे भी धुएं छोड़ रहे हैं, हमारी गाड़ियाँ भी धुआं छोड़ रही हैं, मोटरसाइकिलें, चिंचियाँ, सब कुछ ही है। तो कोई ऐसा कोई प्रोसेस में है, कोई सोचा है कि भाई कोई ऐसा मरबूत निज़ाम बनाया जाए कि ये जो फिटनेस सर्टिफिकेट हैं या गाड़ियों की चेकिंग जो है, ये ट्रैफिक वार्डन्स की ही जिम्मेदारी हो कि अगर गाड़ियाँ धुआं छोड़ रही हैं तो उनको जब्त कर लें, बंद कर लें, गाड़ी आलूदगी कम फैलाए, इसके लिए ट्रैफिक पुलिस का डिपार्टमेंट क्या करता है या क्या कर रहा है? बेसिकली हम डेली बेसिस पे जो स्मोक मिशन वाली गाड़ियां हैं उनके खिलाफ एक्शन तो लेते हैं, लेकिन जो आपने बात की फिटनेस सर्टिफिकेट वाली, वो बिल्कुल जी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हम मिलके जो हमारा मोटर व्हीकल इंजीनियर्स होते हैं सर्टिफिकेट्स देते हैं, और उस टाइम पे गाड़ी को चेक किया जाता है जब उनको वो लाइसेंस के लिए आते हैं। उनका जो सिस्टम है उसको मज़ीद इम्पोर्टेंट मज़ीद ठीक करने के लिए हमने DC साहिबा लाहौर जो हैं, हम उनके साथ कोऑर्डिनेशन में हैं और उस सिस्टम को हम बेहतर बना रहे हैं। अभी तो आपका सबसे बड़ा क्रैकडाउन एक्चुअली धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ होना चाहिए, बिकॉज़ सांस नहीं आ रहा एक्चुअली वही तो ऑगमेंट कर रही है हर चीज़। एनवायरनमेंट का ही अगर देख लें, स्मॉग का देख लें, मतलब कितना फैक्टर है इन धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों का। अच्छा, अब एक और चीज़ जिस पे रिसेंट बहुत ज़्यादा अटेंशन आई है, रोड रेज की तो हम बात करेंगे ही, साथ अंडर एज ड्राइविंग कंबाइंड विद रोड रेज, ये बहुत ज़्यादा होना स्टार्ट हो गया, एटलीस्ट हम सामने बहुत देख रहे हैं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम बचपन से ही देख रहे हैं, अब बहुत से अंडर एज ड्राइविंग होती है और इतने आराम से होती है कि जैसे कोई पकड़ है ही नहीं। क्या अब पकड़ है? पेरेंट्स को, बच्चों को क्या मेजर्स लिए गए हैं? एक मेजर तो किसी ने सजेस्ट किया था कि इनके स्कूलों में भी बताना चाहिए, और स्कूल की भी एडमिशन या कुछ ना कुछ वहाँ से भी उनको रेप्रिमाइंड करना चाहिए स्कूलों से, अगर स्कूल्स के बच्चे जो हैं वो ड्राइविंग कर रहे हैं विदाउट लाइसेंस। मैं समझती हूँ कि इसमें सबसे ज़्यादा बड़ा रोल तो पेरेंट्स का है। सेकेंडली उनके जो उस्ताद हैं, उसातिज़ा हैं, टीचर्स हैं स्कूल्स के अंदर, वो बचपन से ही उनको ये सिखाना शुरू करें, बताना शुरू करें कि रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स होने की ड्यूटीज़ क्या हैं। आप किस तरह से रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, जब आप रोड पे निकलते हैं तो रोड सेफ्टी आपके जहन में होनी चाहिए, लोगों की सेफ्टी आपके जहन में होनी चाहिए। तो अभी जो हमने क्रैकडाउन किया है अगेंस्ट अंडर एज ड्राइवर्स, उसके अंदर हमने अभी तक पिछले 25 डेज़ में अराउंड 8500 बच्चे जो हैं लाहौर में जो ड्राइविंग कर रहे थे, उनके अगेंस्ट हमने FIRs दी हैं। उससे एक बड़ा 8500 आप कह रही हैं? जी 8000 डिटरेंस क्रिएट हुआ होगा फिर तो उससे जो है पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा रियलाइज़ हुआ है कि वो चीज़ जो वो बहुत अरसे से निगलेक्ट कर रहे थे या उस तरह से नहीं देख रहे थे, अब वो सोच रहे हैं उन लाइंस के ऊपर कि ये तो हमारी अपनी गलती है। और जब वो हमारे पास आते भी हैं पेरेंट्स, तो वो इस चीज़ को एक्सेप्ट भी करते हैं कि हमें ही पहले रोकना चाहिए था। तो मैं समझती हूँ कि अनफॉर्चुनेट है कि इसमें लॉ इन्फोर्सर्स को आके पेरेंट्स को ये चीज़ या टीचर्स को ये चीज़ रियलाइज़ करवानी पड़ी, और लेकिन ऑब्वियसली कानून की पासदारी है और वो इंशाल्लाह ट्रैफिक पुलिस ज़रूर करवाएगी। हमारी लाइसेंस लेने की लिमिट एज जो है वो 16 है या 18 है? क्योंकि हम बाकी मुल्कों में देखें तो वो 16 पे लर्नर्स लाइसेंस मिल जाता है। नहीं, 18 है, लर्नर्स लाइसेंस मिल जाता है। लर्नर्स लाइसेंस 16 पे लर्नर्स लाइसेंस मिल जाता है हमारे यहाँ। जी। अच्छा,
और लर्नर्स लाइसेंस का हम वैसे जो हमें देख रहे हैं, ये बता दें कि लर्नर्स लाइसेंस भी जब मिलता है तो आपको किसी के साथ बैठे होना चाहिए उस वक्त ड्राइव करते हुए जिसके पास एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस हो। आई थिंक दैट इज प्रीटी मच डूएबल। अगर ऑफ कोर्स डूएबल है, लेकिन इतनी सी चीज भी अगर लोग ना कर रहे हो, मतलब कितनी बार हमने देखे अंडर एज ड्राइविंग में माँ बाप साथ बैठे होते हैं जब बच्चा चला रहा होता है। बहुत सी माएँ जो नहीं चलाती वो अपने छोटे लड़कों को बच्चों को बिठा देती है कि आप ड्राइव कर लें। मेरा ख्याल है बहुत सारे 16 साल के बच्चे जो है ना माओ या बापों के साथ ही बैठ के गाड़ी चलाते होंगे, लेकिन उन्हें ये पता ही नहीं है। हम यहाँ पे नॉलेज भी इम्पार्ट कर दें कि 16 साल की उम्र में आप लर्नर्स लाइसेंस ले सकते हैं, आपको मिल सकता है। लिटरली नहीं पता, मुझे 16 साल की उम्र में नहीं पता था। आई ऑलवेज थॉट अंटिल वेरी रिसेंटली कि जी 18 में ही मिलेगा लाइसेंस। अच्छा, और हम ड्राइविंग टेस्ट की भी बात कर रहे थे ना कि कितने, अब ऑब्वियसली जब इस तरह ड्राइविंग स्टार्ट करेंगे तो ड्राइविंग तो आ जाएगी, वो प्रैक्टिकल पार्ट तो हो जाएगा, लेकिन थ्योरी का जो हमारा आप बात कर रही थी नेचुरली वो तो नहीं सीखेंगे। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस। एक चीज वैसे आई एम जस्ट इंटरेस्टेड इन नोइंग, लोग कहते हैं खवातीन अच्छी ड्राइवर्स नहीं है हमारा, तो आप जरा बताएं कि जब ये ऐसे टेस्ट वगैरह हो रहे होते हैं तो खवातीन पास करती हैं अपना थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, तैयार होके आती हैं कि उनको पता होता है कि जी हमारा ये टेस्ट होना है, दे आर मोर रिस्पॉन्सिबल और नॉट, ये हम आपसे पूछना चाह रहे हैं। बिल्कुल, जो ख़वातीन हैं उनके भी टेस्ट मैंने काफ़ी सारे जो हैं वो मॉनिटर किए हैं, और ख़वातीन जो हैं वो कुछ उनमें से थोड़ा सा घबराती ज़रूर हैं, उस तरह से वो ऑब्वियसली अंडर वॉच होती हैं, इस वजह से शायद वो थोड़ा सा घबरा जाती हैं, मर्द भी बट दे ड्राइव परफेक्टली फाइन। कोई ऐसा इशू नहीं है कि वो ड्राइविंग उसमें जो है वो उनको कोई दिक्कत आती है उसके अंदर। बहुत आला, यही हम सुनना भी चाहते थे। आप पहली फर्स्ट फीमेल CTO भी हैं लाहौर की, सो आई एम श्योर लड़कियों को आपको देख के भी बड़ी इंकरेजमेंट मिलेगी कि भाई ये तो निज़ाम ही खातून चला रही हैं। ज़बरदस्त, हमारा बड़ी खुशी हुई आपसे बात करके। यू हैव अ चैलेंजिंग जॉब इन फ्रंट ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। ज़बरदस्त। तो हमें इंडोर्समेंट मिल गई है लड़कियों के, इट्स ओके, वी ड्राइव वेल, वी ड्राइव इवन बेटर। भाई एक ट्रिब्यूट, वैसे मुझे लगता है कि बहुत से शेर जो इनके नहीं भी थे लोगों ने इनके साथ मंसूब किए हैं, हमारे जैसे क्या बहुत सारे हैं। जॉन एलिया साहब की हम बात कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा मोस्ट डिस्कस्ड शायर ऑफ द लास्ट फ्यू डेकेड्स भी मैं इन्हें कहता हूँ। नौजवानों में बहुत मकबूल हैं, लोग कनेक्ट करते हैं। नौजवानों ने एक नई जहत देखी इसमें। वैसे कभी इन्हें किसी ने बागी कहा, किसी ने इनकलाबी कहा, किसी ने रूमानी कहा, और क्या क्या नाम इन्हें दिए गए, लेकिन he was one of his kind, he is one of his kind। पहला शेर उन्होंने 8 साल की उम्र में कहा था, और वो शेर था, इस पे पॉज करें, ये 8 साल की उम्र में कहा था, ये रिवायत है बिल्कुल, और वो शेर था कि चाह में उनकी तमाचे खाए हैं, देख लो सुर्खी मेरे रुखसार की। अब्दुल्ला, अगर आपका 8 साल का बच्चा आके ये शेर सुनाए तो आप, मेरा ख्याल है अम्मी अब्बू से थप्पड़ ही पड़ा होगा तो उसके बाद ये जज्बात निकले होंगे। मगर आप देखिए थॉट प्रोसेस देखें, यू नो, इसलिए तो कहते हैं कि ये यकता हैं अपने में, और इट टुक हिम 52 इयर्स कि वो अपना पहला शेरी मजमुआ छापते, और उनका पहला शेरी मजमुआ एक्चुअली जब वो 60 साल के थे ना तब शाया हुआ। आयरॉनिक ना, जिनका पहला शेर ही 8 साल की उम्र में हो। हाँ, सो तवील हालत के बाद 8 नवंबर 2002 को कराची में ही इनका इंतकाल हुआ, एंड आज इनके चाहने वाले जो दुनिया भर में हैं वो इनका यौम पैदाइश, इनकी बर्थडे मना रहे हैं, और लिटरली मुझे कभी कभी लगता है कि वैसे तो बहुत शोरा के साथ ये हुआ, लेकिन उनके दुनिया से जाने के बाद जो उन्हें मकाम, जो इज़्ज़त तो ज़ाहिर है इनकी तब भी थी हल्कों में और लोग जानते थे, लेकिन अब जो सोशल मीडिया का ज़माना आया ना, तो उसने जॉन को घर घर तक पहुंचा, और यंगस्टर्स में खास तौर पे, क्योंकि यंगस्टर्स की ज़िंदगियों में कुछ भी उतार चढ़ाव हो रहा होना, तो लगता है कि एलिया साहब का कोई ना कोई शेर उनके साथ फिट हो जाता है, और मैच हो जाता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिन लोगों को लिटरली उर्दू शायरी से बिल्कुल शगफ नहीं होता, और वो कहते हैं कि नहीं ये शायरी टाइप बातें तो हमें समझ नहीं आती, उनको भी आ जाती है। जॉन के शेर उनको भी समझ में आते हैं, और वो उसको एंजॉय करते हैं। आई गेस क्योंकि इन्होंने वो ह्यूमन इमोशन जो एक होता है उसको बड़े आसान लफ्ज़ों में और बड़े खूबसूरती से ही पोर्ट्रेट देम। एंड यू नो सम वियर्ड थॉट्स, जो अब आप सोचते हैं कि यार ये ख्याल किसी के जहन में कैसे आया होगा, और वो ख्याल आपके भी जहन में कहीं लाशऊरी तौर पर एग्जिस्ट करता है, बट यू नेवर थॉट हैव अ थॉट ऑफ यू नो राइटिंग इट डाउन, वन मेजर फैन, वो तो हमें इधर ही नजर आ गया, सभी वैसे सभी फैन है, बट एनीवे इलेक्शंस जो हैं अब होने ही वाले हैं, 1-2 महीने रह गए हैं, और हमें लगता है कि हम ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन हमने स्पोर्ट्स
नोट्स पे रखी हुई है, लेस ऑन मे बी इलेक्शंस। लेकिन आपको बता दें कि इस वक्त क्या हो रहा है, फूंक फूंक कर कदम रखने और नाप तोल कर बोलने वाले नवाज शरीफ कल पहले से कहीं ज़्यादा पुरएतमाद नज़र आए और बोले और खूब बोले। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब में नवाज शरीफ एक बार फिर पुराने जख्मों को कुरेदते हुए दिखाई दिए। वैसे कहते हैं कि पुराने जख्मों को कुरेदना नहीं चाहिए, नुकसान अपना ही होता है और स्कार परमानेंट हो जाता है, स्कार परमानेंट हो इसकी भी आप डीपर एक और दोबारा से जख्म रिसना भी शुरू हो सकता है, खून भी बहना शुरू हो सकता है। काफी था। अच्छा, सही है। अपने खिलाफ उन्होंने तमाम केसेस के खात्मे की खुशी से ज़्यादा वो इस बात पर दुखी दिखाई दिए कि उन्हें क्यों निकाला। बेसिकली मियाँ साहब के लहजे में तलखी हर किसी ने महसूस की और ऐसा भी लगा कि मुफाहमत को जो बयानियाँ लेकर वो वतन वापस आए थे शायद वो कमज़ोर पड़ रहा है। मियाँ साहब ने वाज़ेह कर दिया कि जो हुआ भुलाया नहीं जा सकता। साथ में उन्होंने कहा कि मैं कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं करना चाहता या इंतकाम की कोई बात नहीं होगी, लेकिन जवाबदही तो होनी चाहिए कि क्यों किया। एक वार्निंग तो थी, जिम्मेदारों का हिसाब तो होगा, तो ये क्योंकि ये 23, 24, 25 करोड़ का मुल्क जो है तो वो एक तजर्बा गाह बना रहा ना, ये भी तो हकीकत है। अब उनका क्या कहना था मियाँ साहब का, ये भी देखें। मैंने लाहौर आके ये कहा था 21 अक्टूबर को कि मैं किसी इंतकामी जज्बे से यहाँ नहीं आया। मैं नहीं चाहता कि कोई इंतकाम लिया जाए, लेकिन हिसाब तो लेना बनता है। ये तो पूछना चाहिए कि ऐसा किया क्यों इस मुल्क के साथ। 25 करोड़ अवाम के खिलाफ ये एक्शन हुआ है, ये साजिश है और 25 करोड़ अवाम को इसका नोटिस लेना चाहिए, पूरा नोटिस लेना चाहिए। मैं किसी इंतकामी जज्बे से ये बात नहीं कर रहा, लेकिन ये मामला बहुत सीरियस है। वो कौन लोग हैं जिन्होंने ये काम किया और क्यों किया, वजह पता लगनी चाहिए। मैंने तो जनरल बाजवा के खिलाफ कोई साजिश नहीं की, कभी नहीं की। ना मैंने कभी जनरल राहिल शरीफ के खिलाफ कभी साजिश की है, ना कभी किसी और के खिलाफ कभी कोई साजिश की है। जिन्होंने कौम के खिलाफ इस तरह के काम किए, मुझे कोई हक नहीं पहुंचता कि मैं उनको कह दूं कि जनाब मैं भूल गया हूं। मैं नहीं भूल सकता। इसका जो इसका जिम्मेदार है उसका हिसाब लिया जाना चाहिए, वरना मुल्क के साथ ये तमाशा, ये खेल होता रहेगा। 8 फरवरी को अवाम पर मुश्तमिल अब सबसे बड़ी JIT बनेगी इंशाअल्लाह। JIT भी बनेगी और सबसे बड़ी अदालत भी बनेगी, तो इंशाअल्लाह वो फिर तारीखी फैसला देगी। अच्छा जी, मियाँ साहब की बातें अपनी जगह दुरुस्त सही, उनके गिले शिकवे भी बेजा नहीं। ये भी मान लिया कि चंद किरदारों के अमल की सज़ा पूरी कौम आज बदतरीन माशी हालात, महंगाई और ख़राब अमन व अमान की शक्ल में भुगत रही है, मगर इसका हल भी तो निकालना है। और मियाँ साहब मीनार पाकिस्तान वाले जलसे में ये भी उन्होंने कहा था कि मुल्क बार बार हादसे का शिकार होता है, इसलिए नए सफ़र का आगाज़ करना होगा। मगर मियाँ साहब के लहजे से लग रहा है कि वो नए सफ़र पर चलने के लिए ख़ुद को शायद पूरी तरह तैयार नहीं कर पाए। हालांकि नून लीग ही के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने बहुत पहले कह दिया था कि किसी एक को एक बारी छोड़ना पड़ेगी। स्कोर सेटल करने हमें बंद करने होंगे, एक बदला छोड़ना पड़ेगा। वो बदला PMLN को छोड़ना पड़ेगा। आपको मौका मिलेगा, आपको हुकूमत भी मिलेगी, लेकिन जब आपको हुकूमत मिले तो फिर मुल्क को आइन और कानून के मुताबिक चलाएं, किसी से बदला ना लें। देखिए, बदला तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम ये भी तय है तारीख में कि जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करते, यहाँ किसी से हिसाब बराबर करने की बात नहीं हो रही है, बट यू नो द एक्सेप्टेंस, द बेसिक एक्सेप्टेंस फ्रॉम द कैरेक्टर्स और whosoever was involved, जो मियाँ साहब कह रहे हैं कि मुल्क के खिलाफ साजिश की गई, जब तक अपनी गलतियों का एतराफ़ नहीं किया जाता ना, वो गलतियाँ दोहराई जाती हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी, गलतियाँ दोहराई जाती हैं, वो दोहराई जाती रहेंगी। सो ये तो फैक्ट है। खैर, मियाँ साहब के एहतसाब और इंतकाम में फ़र्क क्या है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन कायद नून लीग के बयानात से मुफाहमत के रास्ते मजीद ऐसा लग रहा है कि तंग हो गए हैं। कल नवाज शरीफ जेल में थे, आज बानी PTI सलाखों के पीछे हैं।
एक वक्त में आसिफ अली जरदारी साहब को भी ऐसे ही हालात का सामना था। इस गर्दाब से बाहर निकलना है। वैसे इट इज़ हाई टाइम कि हम सब निकलें। तमाम सियासी हरीफों, स्टेक होल्डर्स को माजी की रंजिशें भुलाना पड़ेंगी, वरना सियासी इंतकाम वाला जो दायरा है ना, ये गोल दायरों में ही पाकिस्तान सफ़र करता रहेगा, ऐसा ही लगता है। और पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ पाता। पाकिस्तान की सियासत तो जमहूरियत भी हाइब्रिड निज़ाम, तो कभी आमिराना तर्ज हुकूमत और कभी सो कॉल्ड, मतलब क्या है, हम किस निज़ाम में रहते हैं? अवाम को भी ये बड़ी अच्छी तरह ये बता देना चाहिए कि इनफ ऑफ व्हाट हैज हैपेंड इन द पास्ट और अब हमें आगे बढ़ना है। और कल अगर PMLN जो है वो मुश्किलात में, गर्दाब में फंसी हुई थी, तो आज PTI के लिए भी मुश्किल हालात ही हैं। और कल किसकी बारी होगी? क्योंकि हम ये देखते आ रहे हैं, ये सारा होता है। ये बारियां खत्म होनी चाहिए और तमाम सियासी जमातें, PTI, PMLN, PPP सब, और बेशमूल और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली PTI, क्योंकि उनका ये मौक़िफ़ है कि उन्हें कॉर्नर से लगाया जा रहा है, उनको दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है। उनको भी इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेने का मौका मिलना चाहिए, हर किसी को। अदरवाइज क्या जमहूरियत फिर। सीनियर तजियाकार सुहेल बड़ाइच साहब हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बड़ाइच साहब, पहले तो मुस्लिम लीग नून की हम बात कर रहे हैं कि PMLN जो है वो एक बयानिए की तलाश में नज़र आ रही थी, और अब हम देख रहे हैं कि नवाज शरीफ एक मरतबा फिर मुझे क्यों निकाला और हिसाब लिया जाए, ये वाले जो बयानात हैं उन पर आ चुके हैं। तो क्या ये नारे जो हैं अब इन दिस डे एंड एज वोटर्स के लिए कुछ अट्रैक्शन होगी इनमें, या रिजेक्ट हो जाएंगे? देखिए, ये सवाल तो पैदा हुआ था ना कि नवाज शरीफ साहब जो हैं, उनका जो माजी का बयानिया था, क्या उनका हाल का बयानिया और माजी का बयानिया फ़र्क है? तो मेरा ख्याल है उन्होंने ये जो माजी की बातें करके उस चीज़ को कवर किया है कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू वही है जो माजी में था। हाँ, ये अलबत्ता अलग बात है कि अब उस पहले की मुक़्तदरा के साथ उनकी लड़ाई थी, आज की मुक़्तदरा से उनके साथ सुलह है। पहले की अदलिया ने उनके ख़िलाफ़ फ़ैसले दिए थे, आज की अदलिया जो है वो उन्हें रिलीफ़ दे रही है। तो अब देखें, अगला मसला ये होगा कि देखें, वोट लिए जाते हैं इकनॉमिक एजेंडे पे, और दूसरा ये है कि आप लोगों को अपने माजी के बारे में क्या वजाहत देते हैं। तो माजी की वजाहतें तो वो दे रहे हैं, लेकिन मुस्तकबिल का एजेंडा क्या देते हैं वो ज़्यादा अहम होगा। अच्छा बड़ाइच साहब, नवाज शरीफ ये बात करें कि उनके साथ जो हुआ जुल्म हुआ उसका हिसाब लिया जाएगा, तो ये तासुर ज़ाहिर है लेना नेचुरली है कि वो हुकूमत में आएंगे तो फिर से प्रॉब्ली सियासी इंतकाम का निज़ाम जो है वो इन एक्शन आ सकता है, यानी वही चक्कर जो हर हुकूमत में होता है, हर सियासी रहनुमा चलाता है। तो क्या ये दायरों का सफ़र हमें कुछ देर के लिए तर्क नहीं करना होगा, मुआफ़ करें, आगे बढ़ें, एक प्रैग्मेटिक अप्रोच अपनाएं, या फिर मियाँ साहब क्या चाहते हैं? आपको लगता है कि वो एक्सेप्टेंस चाहते हैं एंड देन ही वुड बी विलिंग टू मूव ऑन? देखिए जी, मेरी ज़ाती राय तो यही है कि ये दायरों का सफ़र, एक दूसरे से इंतकाम लेने का सफ़र, ये बंद होना चाहिए। मैंने इस पे बहुत से कॉलम भी लिखे हैं। मैं ख़ुद लंदन भी गया था, मियाँ नवाज शरीफ साहब से भी मुलाकात की थी, और मैंने इमरान खान साहब को भी यही मशवरा दिया था पर्सनली भी और लिख के भी कि भाई ये आप पॉलिटिकल डायलॉग करें और आपस में कंसेंसस करें। लेकिन ज़ाहिर है हर एक के अपने सियासी मफादात होते हैं, उसके अपने सियासी नज़रियात होते हैं, लेकिन अब भी ख्वाहिश हमारी सबकी यही है और पाकिस्तान के लिए बेहतर ये है कि अल्टीमेटली एक पॉलिटिकल कंसेंसस हो, रिवेंज का दायरा ख़त्म हो, वगरना ये इसी तरह हम पाकिस्तान में चलते रहेंगे। आज इमरान से इंतकाम, कल नवाज शरीफ से इंतकाम, पहले नवाज शरीफ से इंतकाम लिया गया तो इमरान खान को भी हम समझाते रहे कि भाई ये आप ये नवाज शरीफ को से इस तरह ना करें, लेकिन वो भी नहीं समझे, और अब नवाज शरीफ भी शायद हमारी बात ना समझे। लेकिन मेरा ख्याल है इलेक्शन के बाद सोच के अंदर तब्दीली आएगी। मतलब कभी कभार हम ये सोचते हैं ना कि वो जो साउथ अफ्रीका लोग बिल्कुल ही डिफरेंट रीजंस थे उनके, लेकिन वो एक ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन जो बनी थी ना, मुझे ऐसा लगता है कि हम उस तरफ आ गए हैं कि जहाँ ये वही वहाँ बदला और हम आएंगे तो हम ये कर देंगे, फिर अगला आएगा तो वो ऑब्वियसली पिछले वाले का बदला लेगा। इन सारी चीज़ों से निकलना पड़ेगा और हमें इस किस्म की किसी कमीशन की ज़रूरत होगी टू गेट पास्ट इट। फाइनली मेरा ख्याल है कि ये चक्कर तब तक नहीं ख़त्म होगा जब तक ट्रूथ जो है ना वो नहीं बताया जाएगा, और जो भी लोग हैं वो ये माने एक्सेप्ट करें कि हाँ ये सब कुछ हुआ है, नाउ वी विल मूव ऑन। ऑफ कोर्स एक्सेप्ट, ये पूरा कमीशन इज अबाउट एक्सेप्टेंस कि हमारा रोल इस चीज में क्या रहा था, और अगर अच्छा नहीं था तो बहुत बहुत माफी और मीनिंगफुली और आगे चलें। अदरवाइज कौम है कि हम तो वैसे ही माफ कर देते हैं। बिल्कुल।
बड़ाइत साहब, इलेक्शन से मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी की तरह तहरीक इंसाफ को भी बहुत उम्मीदें, वो तो बहुत ही ज़्यादा उम्मीदें आपको पता ही है नेचुरली उन्हें, और दीगर कानूनी चैलेंजेस भी उन्हें बहुत ज़्यादा हैं, तो इसके लिए बल्ले का इंतखाबी निशान भी वो अभी तक चैलेंज बना हुआ है उनका। अगर बल्ले का निशान पार्टी के पास नहीं रहता तो PTI के चांसेस पे कितना फ़र्क पड़ता है आपको नज़र आ रहा है? देखिए, अगर बल्ले का निशान ना मिला तो फिर तो देखें बड़े सवालात पैदा हो जाएंगे लेवल प्लेइंग फील्ड के बारे में। बल्ले का निशान तो हर सूरत मिलना चाहिए, ये हक है वोटर्स का। और मेरी तो राय यही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड ही मिलना चाहिए हर एक पार्टी को। यही एक आइडियल डेमोक्रेसी है, यही इसी की ख्वाहिश करनी चाहिए। और जब आप, लेकिन बदकिस्मती है हमारा 2018 में भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं था नून के लिए, आज तहरीक इंसाफ के लिए नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं बड़ाइत साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। और लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिली तो फिर वही होगा, ये वो विशिष्ट सर्कल वाली बात हो रही है ना कि जो जीत के आएगा दूसरा उसको मानेगा नहीं, क्योंकि हम तो सही तरह इलेक्शंस कर ही नहीं सके, क्योंकि हम पे ये कदगन थी या जो भी सारी चीज़ें थी। सो दिस वुड जस्ट स्टार्ट अगेन। मेरा ख्याल है ये हर किसी के फेवर में होगा कि हर किसी के पास लेवल प्लेइंग फील्ड हो। वैसे सारी पार्टीज भी यही मानती हैं कैसा होना चाहिए। अच्छा जी, अभी हम ज़रा आगे बढ़ेंगे और we'll talk about cricket again, और इस दफ़ा हम छोटे लड़कों की बात करेंगे। Who are doing better? Who are doing very Either well. way. पाकिस्तान के little stars हम कहेंगे little इतने not so little though. Not so little, मतलब अब तो मतलब के अंडर 19 में emerging, let's say emerging. It is तो a पाकिस्तान better के term. इमर्जिंग स्टार जो है वो कल क्रिकेट के बड़े स्टार्स बनेंगे डेफिनेटली। अंडर 19 एशिया कप में पाकिस्तानी लड़कों ने धाक बिठा दी है और नौजवानों की बेहतरीन क्रिकेट और मुतासिर कुन कारकर्दगी ने पाकिस्तानी क्रिकेट के हम कहते हैं कि फ्यूचर जो है हमें बड़ा ब्राइट प्रॉस्पेक्ट्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। ग्रुप ए में पाकिस्तान अफगानिस्तान को शिकस्त देकर सेमीफाइनल में पहुंच गया। क्रिकेट के मामले में पाकिस्तान की आपको पता है कि वी प्रोड्यूस सम रियली गुड क्रिकेटर्स। हमारी जो मट्टी है ना बड़ी ज़रखेज़ है। अच्छा ठीक है अब्दुल्ला, पता चल गया था। सॉरी। अच्छा, अब हम बात करेंगे इसी पे, और जो है ना टीम लीडर का होना बड़ा ज़रूरी होता है। मोहम्मद यूसुफ हमारे साथ मौजूद हैं जो कि हेड कोच हैं पाकिस्तान अंडर 19 टीम के। यूसुफ भाई माशाल्लाह मुबारक हो आपको, टीम इज़ डूइंग वेरी वेल। हाँ, वी इन द सेमीफाइनल्स, कल दोनों सेमीफाइनल खेलेंगे और इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद, क्या यकीन है इंशाल्लाह कि हम फाइनल तक पहुँच जाएंगे। व्हेन यू स्टार्टेड दिस टूर्नामेंट आपको नज़र आ गया था कि आवर बॉयज़ आर बेटर देन द रेस्ट ऑफ द टीम्स, बिकॉज इंडिया भी आपको पता ही है उनकी जो नेशनल टीम है वो किस तरह की है, तो हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि उनकी जूनियर टीम भी अच्छी है। फिर खेल के दिखा दिया ना, लेकिन हमने तो उनसे बहुत बेहतर कारकर्दगी दिखाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल, लड़कों ने बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस दिया है, बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट खेली है और मेरा ख्याल तीनों जो डिपार्टमेंट है हमारे, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग, तीनों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। यंग क्रिकेटर है, यही लड़के हैं जिन्होंने कल को पाकिस्तान टीम में आना है और इन लड़कों को अच्छी तरह ग्रूम करना और इनकी डेवलपमेंट करना, ये मेरा एम है। और इंशाल्लाह जीतना तो आप भी खेल रहे होंगे, भाई के साथ भी खेल रहे हो, तो आपका एम यही होगा कि मैं जीतूं। लेकिन एक चीज़ की जो कमी नज़र आ रही है काफ़ी अरसे से, जो कि हमारे टाइम पे बहुत ज़्यादा थी 90s में और लेट 2000 अर्ली 2000 में, वो एग्रेशन था। वो एग्रेशन नज़र नहीं आ रहा था मुझे काफ़ी अरसे से, तो उसकी मैंने कोशिश की है इनमें एग्रेशन डालने की, ताकि ग्राउंड में आंखें डाल के ये क्रिकेट खेलें, ना कि हम दूसरे प्लेयर्स को देख रहे होंगे वो कितने अच्छे हैं, ये कैसे। हमारी नेशन ऐसी है, पाकिस्तान टीम, जिस टीम के साथ मैं खेला हूँ, जो यूज़ टू रहा हूँ मैं, पाकिस्तान टीम, वसीम भाई थे, वकार भाई, इंजमाम भाई, सईद भाई, शेब अख्तर, सकलैन मुश्ताक। ये सकलैन मुश्ताक इवन आप देखें कि बड़े सॉफ्ट आदमी है, लेकिन जब ग्राउंड में होते थे तो वो लड़ रहे होते थे, सिंगल देने को भी तैयार नहीं होते थे। तो वो एग्रेशन की कमी थी, वो मैंने कोशिश की है इनमें कि हम सबसे अच्छे हैं, अल्लाह से डरना चाहिए, लेकिन हम सबसे अच्छे हैं। हम ग्राउंड में आए, ऑपोजिशन के साथ फ्रेंडली नहीं रहेंगे। जब आप किसी टीम से आपने खेलना है तो रात को भी उनके साथ फ्रेंडली नहीं होना। ग्राउंड में तो कहीं रह गया, रात को भी उनके साथ फ्रेंडली नहीं रहना, नहीं तो ग्राउंड में जाके हम उनके साथ उस तरह का जो अग्रेशन है, वो जो कंपटीशन है, वो उस तरह नहीं कर सकते। so right. अच्छा, ये आपने बड़ी जबरदस्त बात की है। हमें हाई फाइव्स जो है ना, हमने ये अभी वर्ल्ड कप जो हो रहा था यूसुफ भाई, बल्कि बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की है, क्योंकि हम ये मेंशन करते थे अपने शो पे भी और बहुत से लोग इस बात को नोटिस कर रहे थे कि इंडिया पाकिस्तान का भी मैच हो रहा है या समथिंग, तो हमें लगता था कि हमारे जो हैं क्रिकेटर्स वो बड़े हाई फाइव, स्माइलें,
और इस किस्म की ऑन द ग्राउंड दे रहे हैं, वेयर इज द अदर साइड वुड बी वेरी रिजिड। वो मतलब आई कांटेक्ट भी अगर कर रहे हैं तो उसमें भी एक धमकी टाइप है कि अभी देखना। हमें वो शोएब अख्तर का जमाना भी याद है, आप सकलैन का जमाना याद कर रहे थे, मतलब बोल कराता था तो अगला वैसे देख के ही डर जाता था। हाँ तो यहाँ हमें लग रहा था हम बहुत ही सॉफ्ट हैं। हमारे देखिए ना, हम जिस नेशन से है हमने बहुत बड़े प्लेयर पैदा किए हैं। पाकिस्तान एशियन कंट्री में सबसे बड़े प्लेयर पाकिस्तान में पैदा किए हैं, और हमें तो अपनी पास की टीम पर भी फख्र होना चाहिए। जिस तरह के प्लेयर निकले हैं, हनीफ भाई, जावेद भाई, जहीर भाई, इतने बड़े बड़े प्लेयर निकले हैं हमारे, इमरान भाई। तो हमें तो किसी और को देखना ही नहीं, हमें तो अपने लोगों को देखना है। हमें बाकी तो हमें समझना चाहिए हमसे सब ऐसे ही हैं, फजूल है, हमसे सीखे हुए लोग हैं ये जितने भी लोग हैं। हमें तो कोशिश करनी है कि हमने इन पर प्रेशर डालना है, बनिस्बत कि हम उनका प्रेशर ले रहे हैं। ये चीज़ें इनमें इंशाल्लाह आएंगी। हमारे पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ें हैं जो हमने वो भी ठीक करनी है। वो इंशाल्लाह वर्ल्ड कप के बाद इन पे बात हो सकती है, लेकिन छोटी छोटी ट्यूनिंग। यूसुफ भाई, क्या यही जो आप बात कर रहे हैं, क्या यही वैल्यू एडिशन आपने की है अंडर 19 टीम में कि उनकी परफॉर्मेंस माशाल्लाह अभी तक इतनी ज़बरदस्त रही है? क्योंकि देखिए प्ले जो है, टेक्निक तो सारों की बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन पर्सनैलिटी वाइज, कैरेक्टर बिल्डिंग वाइज जो आप ये चीज़ डाल रहे हैं अंडर 19 टीम में, क्या ये कटिंग एज दे रहा है हमारी टीम को कि बाकियों से बेहतर प्ले है? जी बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है। और इसकी मैंने पहले दिन से आके, जब से मैं आ रहा हूँ, मैं इनको यही कह रहा हूँ कि हमने लड़ना है ग्राउंड में, किसी से फ्रेंडली नहीं होना। हम सब स्पोर्ट्स मैन हैं, सारे हमारे दोस्त हैं, दुनिया में किसी के साथ भी खेलें हमारे दोस्त हैं, भाई। हमने अच्छे तरीके से रहना है, किसी से बुरी लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करनी, लेकिन ग्राउंड में हमने फाइटिंग स्पिरिट दिखानी है। जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है वो यही है, अग्रेशन आपका सही होना चाहिए, लड़ना चाहिए। मुझे याद है वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जब मैं खेला हूँ, आप 2-3 टेस्ट मैच 2000 में, तो वॉल्श और एम्बरस थे, वो कोई बात नहीं करते थे, कोई गाली नहीं देते थे, लेकिन उनकी आंखें, उनका चेहरा बता रहा होता था कि वो हेट कर रहे हैं हमसे, बैट्समैनों से, हमारी टीम से, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा हम रन्स कर रहे हैं उनके खिलाफ। तो इस तरह की चीज़ें करने में कोई बुरी बात नहीं है। आप किसी को फ्रेंडली ना हो, लेकिन बुरी बात भी ना कहें, आप गाली ना दें किसी को, लेकिन आपके चेहरे से पता चले कि आप उनके हेट कर रहे हैं, आपको वो अच्छे नहीं लग रहे स्कोर करते हुए या आउट करते हुए, आप उनके साथ एग्रेशन रहे, जैसे ऑस्ट्रेलिया करते हैं। अच्छा यूसुफ भाई, हमारे साथ ही रहिएगा। वी हैव अ लेटेस्ट न्यूज़ फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, और वहाँ पाकिस्तान ने पहली विकेट ली है। पहली कामयाबी, शाहीन आफरीदी ने उस्मान ख्वाजा को पवेलियन भेजा है एंड बोल्ड किया है। सो या वैसे चलें, वैसे तो हम अंडर 19 की परफॉर्मेंस पे बात कर रहे हैं, लेकिन चूंकि विकेट हमने पहली ले ही ली है, और ऑस्ट्रेलिया में हमें बहुत ज़्यादा, हम कोई ना उम्मीद नहीं हो रहे, लेकिन हमें वैसे भी रियलिस्टिकली बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं हैं। सो ये जो टीम बनाई है, जो लड़के अब खेल रहे हैं, और ये भी हम बता दें कि 126 रन पे अब पहली विकेट ली है। ऑस्ट्रेलिया में विकेट लेना वैसे ही मुश्किल होता है। क्या लग रहा है आपको, हमारी क्या परफॉर्मेंस रहेगी, क्या चांसेस हैं हमारे सीरीज में? अच्छा, ये मेरे से क्वेश्चन 1-2 दिन पहले भी किसी ने कहा जी ग्रीन टॉप विकेट है। मैंने कहा हो सकता है ऊपर घास हो, लेकिन नीचे बड़ी बैटिंग विकेटें होती हैं, क्योंकि जब से T20 क्रिकेट स्टार्ट हुई है उन्होंने विकेटें डेड कर दी हैं पूरी दुनिया में। अगर आप देखें 400 रन बन रहे होते हैं, T20 में 200+ रन बन रहे होते हैं, तो बैटिंग विकेट है। और मेरा ख्याल है कि रन्स तो बनेंगे इस विकेट पे, और इंशाल्लाह हमारे प्लेयर्स भी बनाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर थोड़ा सा जगह पे बॉलिंग होती रहे तो इतनी तेज़ी से रन नहीं बनेंगे जितनी तेज़ी से रन बन रहे हैं। यानी कि जगह पे बॉलिंग की कमी आपको अब तक आपने इत्तेफाक हुआ मैच देखने का नजर आई? सुबह जो 8-10 ओवर देखे तो उसमें मुझे ऐसे लग रहा था एक जगह पे बॉलिंग नहीं हो रही थी, वेवर्ड बॉलिंग हो रही थी। तो एक जगह पे बॉलिंग हो सकता है, बाज का आप अर्ली जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में, स्पॉट ऑन, यू नो, बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक बात की। हो जाता है। अच्छा यूसुफ भाई, इन लड़कों में मोहम्मद ज़ीशान को तो हम थोड़ी देर में हमें ज्वाइन भी करेंगे, वो माशाल्लाह सुपरस्टार हैं, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस उन्होंने दिखाई है। आपको कौन इमर्जिंग, वैसे कि पता नहीं आपके लिए मुनासिब होगा कुछ चंद एक का नाम लेना, बिकॉज तो आपके लिए तो सारी टीम, लेकिन ले क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे भी जहनों में कुछ नाम, समबडी टू लुक अप फॉरवर्ड टू, कि जी ये नाम है जो आगे आ रहे हैं। अरे आपका क्वेश्चन वैलिड है, लेकिन मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मेरे लिए आप तो हेड कोच है सभी लड़कों के लिए, बराबर। और मैं चाह रहा हूँ कि हमारी एक टीम बने जो कि 26-27 लोग आए, यानी कि सिर्फ प्लेयर,
साथ जो हमारा कोचिंग स्टाफ है वो भी हम एक टीम बने और हम सब को एक नज़र से देखें, जो कि मुश्किल होता है हमारे जैसे कल्चर में, लेकिन मेरी कोशिश है कि हम सब प्लेयर के साथ अच्छे तरीके से काम चले करें। हम ये बात करते हैं, हमारे यहाँ ना अभी हम थोड़े दिन पहले बात कर रहे थे फास्ट बॉलर्स को हमने बहुत ज़्यादा ग्लैमराइज किया, जाहिर है वो सिलसिला चला, वसीम अकरम, शुएब अख्तर एंड यू नो टिल डेट शाहीन एंड नसीम एंड एवरीबडी। बीच में हमारा जो ज़बरदस्त हमारे जो वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स थे ना, वो हमने प्रोड्यूस करना बंद कर दिए। सो अभी आपको नई पौध में अच्छे वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स नज़र आते हैं जो सईद अजमल के मुकाबले के हों, सकलैन मुश्ताक के मुकाबले के हों, क्योंकि पता नहीं उनको हम ज़्यादा प्रमोट नहीं करते, वो स्टार पावर नहीं देते उन्हें। हाँ देखिए ये जो अभी हमारे पास स्पिनर्स हैं, क्योंकि मैंने अभी यही देखे हैं जो मेरे पास आए हुए हैं, एक लेग स्पिनर है, 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर है और एक ऑफ स्पिनर है। जितना कि मेरा नॉलेज है उसमें मुझे लगता है कि एक ऑफ स्पिनर हमारे पास जो है ये आगे चल के अगर इस पे हमने मेहनत की, क्योंकि मैंने अक्सर देखा कि कुछ लोग अंडर 19 में जब नजर आते हैं उसके बाद बिल्कुल गायब हो जाते हैं। ये हमारे पास में बहुत मरतबा हुआ है कि जो पता नहीं है इसका सिस्टम मुझे समझ नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जो अगर मैं रह गया, क्योंकि पाकिस्तान में किसी का कोई पता नहीं था कौन किस टाइम कहाँ चला जाए तो अगर मैं हुआ यहाँ कुछ पता नहीं होता, पाकिस्तान है। आप अभी भी मेरे ख्याल खबरों में भी बातें कर रहे थे, मैं सुन रहा था, तो चीज़ें यहाँ कुछ पता नहीं होता कि कौन कहाँ है कहाँ नहीं है। लेकिन मेरा एक मकसद है कि मैं पाकिस्तान के जो यंगस्टर इनको डेवलप करूँ और रेडी टू प्ले हो जब पाकिस्तान टीम में है, वहाँ जाके कोई टेक्निकल फ्लॉ ना हो, इनमें कोई टेक्टिकल प्रॉब्लम ना हो, इनको गेम अवेयरनेस हो, ये अडॉप्टेबिलिटी इनकी बड़ी अच्छी हो कि ये विकेट्स को भी समझे कि किस तरह की विकेट है, इस पर कितने रन्स करने हैं, किस तरह की बॉलिंग करनी। कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि इनमें ऐसी चीज़ें इंजेक्ट की जाए ताकि ये पाकिस्तान कोशिश कर रहे हैं कि हम ऐसे प्लेयर पैदा करें कि जो बाबर आजम भी हो, जैसे हमारे पास सईद अनवर ये बहुत बड़े प्लेयर थे। ये जिस तरह के प्लेयर थे, ये दूसरी टीमें इनसे डर रही होती थी, जब तक ये विकेट पे रह गए तो ये। और यूसुफ भाई हमारा हम क्या बैलेंस बरकरार रख रहे हैं आपकी कोचिंग के अंडर, आप देख रहे हैं? बिकॉज हम देखते हैं हमारी टीम को इसी तरह दुनिया में देखा जाता है कि बॉलिंग हैवी है और बॉलर्स का ज़्यादा जिक्र होता है। आर वी क्रिएटिंग अ बैलेंस विद द अंडर 19 टीम? मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हमारी जो बैटिंग है वो भी ऐसे बैटर्स निकले ताकि वो, जैसे मैंने पहले नाम लिया सईद अनवर, इंजमामुल हक। सईद अनवर का अगर आप देखें कि वो पूरी दुनिया के, क्योंकि मैं साथ खेला वो मैंने दूसरी टीम के बॉलर्स देखे हैं कि वो घबराए होते थे सईद के, वर्ल्ड क्लास बॉलर। हालांकि आज उस लेवल की बॉलिंग नहीं है जो उस लेवल पे उस टाइम होती थी, बड़ी हाई स्टैंडर्ड बॉलिंग होती थी, रूल्स बड़े मुश्किल होते थे। अभी तो वनडे में 2 बॉल लगे होते हैं, 5 फील्डर अंदर हैं, जब चाहे सेंचुरी कर लें, अगर सेंचुरी नहीं हो रही तो इसका मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम है। आजकल तो बहुत इजी है रन्स करना वाइट बॉल में। टेस्ट क्रिकेट में शायद अभी भी टफ है क्रिकेट, लेकिन वाइट बॉल बहुत इजी होगी। तो मेरी कोशिश है कि हम ऐसे प्लेयर रेडी करें कि जो आपको नजर आए कि हाँ, जैसे एक इनिंग खेली है शमाइल ने कल, उस दिन बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेली है, बड़ी जिसको कहते हैं कि एंटरटेनिंग इनिंग थी और फास्ट इनिंग थी उसकी, और जिस तरह लेग साइड पे उसका पिक शॉट था वो बड़ा ज़बरदस्त मुझे लगा है। लेकिन अभी बहुत सी चीजें होने वाली हैं, अल्लाह करे कि ये लड़के ऐसे ही चलते रहे और अल्लाह करे आप भी चलते रहे। के बाद मेरा देखिए, हमारा चलना ना चलना तो अपनी अलहदा बात है, लेकिन जो चीजें हम इनमें कोशिश कर रहे हैं बनाने की, वो उस सिस्टम को लेके चलते रहे। सिस्टम बेहतर है, या आप एटलीस्ट एक सिस्टम बना जाएं जो आने वाला आपके बाद जो भी होगा वो फॉलो करे। कोई भी आए, ये नहीं कि हम ही आ रहे हैं, लेकिन कोई भी आए उस सिस्टम को फॉलो करें ताकि प्लेयर्स को फायदा हो, पाकिस्तान को फायदा हो। आगे बड़ी टीम जो हमारी जो बेंच स्ट्रेंथ नजर नहीं आती, जहां हमें बहुत से फ्लॉ नजर आते हैं, वो खत्म हो जाए। सिस्टम्स इन प्लेस हो जाए तो इट विल नॉट मैटर कि कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। जैसे कि आजकल हम अपने बोर्ड का हाल देख रहे हैं। हाँ। तो उन्हें तो चेयरमैन को नहीं पता कि अभी ये नहीं पता कि 2 दिन एक होता है, 4 दिन वो यूसुफ भाई, यू वांट टू से समथिंग? जी, मैं जैसे अभी मैं जब आया हूँ तो उससे पहले जो सिलेक्टर्स ने टीम बनाई हुई थी, मैंने बिल्कुल उसको चेंज नहीं किया। जैसी टीम मुझे मिली है मैंने ऑन किया है, मैंने कहा सही है गलत है, इसको हम इस डिबेट में नहीं जाना। जो उन्होंने, क्योंकि हमारे कलीग हैं क्रिकेट बोर्ड के, वो साथी हैं हमारे,
तो जिस तरह की इन्होंने टीम मुझे दी मैं वैसे लेके आया और इंशाल्लाह इन्हीं लड़कों से हमें परफॉर्मेंस लेनी। कुछ हमें चेंज करनी पड़ेगी तो जरूर आगे चेंज कर सकते हैं। और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस एक्चुअली नजर भी आ रही है। ये टूर्नामेंट जीतेंगे और फिर हम आपको दोबारा दावत देंगे इंशाल्लाह जी। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। हेड कोच पाकिस्तान अंडर 19 टीम मोहम्मद यूसुफ वाज विद अस। और साथ ही थोड़ी बाद एक्चुअली अभी हम ब्रेक ले रहे हैं, फिर हमें फास्ट बॉलर जिशान भी ज्वाइन करेंगे। बड़ी मशहूरी है उनकी बड़ी आजकल, तो आज जरा उनसे बात। स्टेट बैंक ने महंगाई में कमी की उम्मीद दिलाई है, साथ ही शरह सूद भी 22% की सतह पर बरकरार रखने का ऐलान किया है। स्टेट बैंक के मुताबिक महंगाई बदस्तूर कम हो रही है और आइंदा चंद माह में महंगाई मजीद कम होगी। ख़ास तौर पर अगले साल के आखिरी 6 माह में आवाम को महंगाई में बड़ा रिलीफ मिलेगा। स्टेट बैंक ये दावा अपनी जगह कर रहा है, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं ये लोगों से बेहतर कौन जान सकता है। और ख़ास तौर पर मैं सोच रही थी कि फल सब्जियां ऐसी चीज़ों से ही पता चल जाता है कि क्या। प्याज तो बहुत महंगे, प्याज महंगा, और प्याज अपना आ भी नहीं रहा, ईरानी प्याज आ रहा है जो कि बड़ा अच्छा है वैसे वाइट से कलर का। रियाज एंडी हमें कराची से सबसे पहले बताएंगे कि लोग किस भाव फल सब्जियां खरीद रहे हैं। आज ही देखिए मुल्क के अंदर वैसे महंगाई तो है और 29% वैसे औसत महंगाई है और खाने पीने की महंगाई तो बहुत ही ज़्यादा है। और सब्जियों की बात करें तो वो भी है अपनी जगह पर बहरहाल, लेकिन मैं सब्जियों में भी एक प्याज की बात करना चाहूँगा। और इसकी कहानी शुरू होती है भारत से, जब उन्होंने मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस $800 मुकर्रर की थी। तो टेक्निकली उसको लिया गया कि भारत ने प्याज की बरामद के ऊपर पाबंदी लगा दी है। $800 इट्स टू वेरी हाई। तो जब ये हुआ सिलसिला तो पाकिस्तानी प्याज ने उस कमी को फिल करना शुरू किया। मकामी सतह पर जब शॉर्टेज हुई है तो ये प्याज कल तक मार्केट के अंदर 240 रुपये में फ़रोख्त हो रहा था। ये छोटा प्याज जो है ये 150 रुपये में हो रहा था और ये ईरानी प्याज भी आके तकरीबन 200 रुपये में बिक रहा था। तो मुख्तलिफ़ मंडियों में मुख्तलिफ़ रेट चल रहे थे। बहरहाल जो रेट था वो 180 रुपये से 240 रुपये तक फ़रोख्त हो रही थी प्याज। लेकिन कल वजारत ख़जाना ने पाकिस्तान में एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि पाकिस्तान से भी जो प्याज एक्सपोर्ट होगा वो $750 में होगा। नंबर 1। नंबर 2, फरवरी तक ये ऑर्डर रहेगा। एंड नंबर 3, जो भी प्याज एक्सपोर्ट होगा वो एडवांस पेमेंट पे होगा, यानी आपको पहले पेशगी पेमेंट लेनी है और फिर माल सप्लाई करना है। इसकी वजह से ये हुआ है कि सप्लाई दोबारा मार्केट में आई है और कल तक ये प्याज जो 240 रुपये में था ये आज 200 रुपये में फ़रोख्त होना शुरू हुआ है। और पिछले साल जो कीमत नीचे आ जाया करती थी वो इस साल नहीं है और हम एक नए प्राइस लेवल में चले गए हैं। तो टमाटर जो 50 रुपये तक भी आ जाता था वो इस साल 100 रुपये पे आके रुका हुआ है। इसी तरह धनिया की बात करूं तो 10 रुपये में पिछले साल 1-2 धनिया मिल जाते थे इस सीज़न के अंदर। इस साल वो 20 रुपये में एक जो बंच है वो आपको मिल रहा है। हाँ, सो वो मैं कहता हूँ जो मुफ्त धनिया वाले जोक्स थे वो तो रेलेवेंट भी नहीं रहे हैं अब। सो 10 रुपए में अब नहीं मिलता। इसके मुफ्त धनिया और हरी मिर्च कोई नहीं देता। और दूसरा ये मैं देख रही थी रियाज एंडी के पीछे भी जो प्याज पड़े थे ना, कोई भी चीज मिले ना मुझे बहुत खुशी होती है। आई लव इट, बहुत अच्छा लगता है। नहीं होता। अच्छा, ये प्याज का क्या चक्कर चल रहा है? मुझे ये प्याज नहीं मिल रहे अब्दुल्ला, मैं आपको बता रही हूँ, और ये वाले मिल रहे हैं जो ईरानी प्याज है ना, ये सफ़ेद वाला। अब लेकिन मैंने बिकॉज आई कुक माई सेल्फ, तो मैंने देखा है कि ये जो वाइट वाला प्याज है इट इज़ ईजियर टू कुक, ये बड़ा इवनली फ्राई होता है। और जो पिंक वाला है गुलाबी प्याज वो थोड़ा सा मुझे लगता है तेज है। व्हाइट वाले में तेजी कम होती है। हाँ, तेजी कम होती है, बट समटाइम्स यू डोंट नीड दैट काइंड ऑफ तेजी। और इसमें जरा ओवरलोड ऑफ तेजी है बाय द वे। और सलाद में भी व्हाइट प्याज बहुत अच्छा लगता है। हाँ, सलाद में तो आई एम श्योर अच्छा लगेगा। इट लुक्स वेरी नाइस, इजी टू कट, आई लाइक इट। और वैसे भी हमें ना अपनी जरा वैरायटियां डालनी चाहिए टमाटरों में भी। हमारे पास क्वेटा में क्या सूरत हाल है ये हमें कौन बताएगा? शहाब उमर। आज क्वेटा शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सब्जियों की कीमतों में एक मरतबा फिर से इजाफा हुआ है। इस वक्त में मौजूद हूँ जॉइंट रोड पर। यहाँ पे सब्जियों की दुकानें, रेडियाँ लगी हुई हैं। ताहम ख़ास तौर पर जो रोज़मर्रा सालनों में इस्तेमाल होने वाली सब्जियाँ हैं उनकी कीमतों में इजाफा देखा जा रहा है। जिस तरह जो प्याज की कीमतें फ़ी किलो 180 रुपये तक पहुँच गई है। टमाटर 120 से 140 रुपये तक फ़रोख्त किए जा रहे हैं। लहसुन और अदरक फ़ी किलो 600 से लेकर 700 रुपये तक
पहुंच गया। और इसी तरह जो दीगर सब्जियों की बात करें, मटर 250, भिंडी 300 रुपये फ़ी किलो, तोरी 200 और जो दीगर फलों की कीमत है उसमें भी इजाफा हुआ है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जो दुकानें हैं सब्जियों की, जो ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जारी करता जो प्राइस लिस्ट है वो भी वज़ा होता दिखाई नहीं दे रहा। गरीब और मुतवसत तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद यहाँ पे आते हैं जब सब्जियाँ खरीदने तो उनकी कीमतें ज़्यादा होती हैं, उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उनका यह कहना है कि वो इस महंगाई में मछली, गोश्त और जो दीगर जो चीज़ें वो खा नहीं सकते, वो सब्ज़ी खाकर ही गुजारा करते। तामीन की कीमतों में भी इजाफा देखा जा रहा है। उन्होंने मुतालबा किया हुकूमत से कि जो सब्जियों की कीमतें उसमें फौरी कमी के हवाले से इक़दाम करें। जी कोयटा में भी यही सूरत हाल है। I wanted to look at the सब्जी, I didn't get to लाहौर look में at तो the पता नहीं पस मंज़र में सब्ज़ी नज़र आएगी। लाहौर में ऐसे सब्ज़ी लेने जाएं तो और ज़्यादा अच्छी तरह धोएं क्योंकि वो गर्द आलूद हवाओं में। ये कोयटा के वेट कर रहे हैं ना, मैं प्याज देख रही हूँ। आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन द सब्जी, आई लव सब्जी बाय द वे मोर देन गोश्त। मुझे सब्जी बहुत पसंद है और अरवी मुझे बहुत पसंद है, तोरियाँ भी और बैंगन आलू। वो क्या होता है अरबी बाजों का बगैर गले सख्त रह जाती है, प्रेशर कुकर लगाएं उसे, क्या लगा लें बिल्कुल प्रेशर कुकर। और बाय द वे थोड़ी सी सख्त भी चलेगी, लेकिन बहुत अच्छी होती है। और ज़रूरी नहीं है कि हर सब्जी गोश्त के साथ ही बने। सब्जी ऑन इट्स ओन इज़ अमेजिंग। मुझे भूख लग गई है। अच्छा, लेकिन बाद सब्जियां होती हैं जो स्पेसिफिक जो है ना वो सर्दी में कोई बहुत ज़्यादा भाती नहीं है। जैसे मुझे लगता है कि भिंडी जो है ना वो गर्मियों में ज़्यादा अच्छी लगती है। लेकिन भिंडी मुझे हमेशा ही अच्छी लगती है। ठीक है, आई लाइक भिंडी इन एनी सीजन बट या आई लव सब्जी ऑफ एनी काइंड। तोरी भी वैसे ना आइडियली समर की सर्दी है, सब्जी है तोरी। यस, वो तो ठंडक आपको ठंडक देती भी। तो आज आपने डिसाइड कर लिया होगा कि आज क्या साग सो फार। सो दुआ मिर्जा लाहौर में बता रही हैं साग तो वहाँ धड़ बिक रहा होगा। आई हैड साग एक्चुअली, और मेरा पंजाब से आया साग। मेरे कोई नहीं आया अभी पंजाब से, तो नहीं लाया कोई। दुआ हो बची। रोज़मर्रा की हांडी में इस्तेमाल होने वाली सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करती नजर आ रही हैं। प्याज 160 रुपए फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। आलू की कीमत कदरे बेहतर है लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि 80 रुपए फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है, लेकिन हमने 2 हफ्ते पहले देखा कि 200 रुपये तक भी फ़रोख्त हुआ। इसके अलावा पालक 45 रुपये फ़रोख्त किया जा रहा है, मूली 30 रुपये फ़रोख्त की जा रही है, देसी गाजर 55 रुपये तक पहुँच चुकी है और दीगर सब्जियाँ भी बहुत महंगी है। लेकिन ये जो बेसिक सब्जियाँ जैसे प्याज, आलू और टमाटर जिसकी कीमत अभी 110 रुपये फ़ी किलो है, लोगों का ये कहना है कि उनके लिए बहुत मुश्किल हो रही है क्योंकि हर हांडी में ये इस्तेमाल लाजमी होती है। इसके साथ दीगर मसालेजात की कीमतें भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। सब्जी फरोशों से बात करें तो उनका कहना है कि दुकानदार हम हैं और फ्रंट पेज हैं, लोग हमसे आगे बैठकर तकरार करते हैं, लेकिन जब मंडी से ही माल महंगा आएगा तो वो कैसे कम कीमत में भेजें। आवाम बहुत नाराज़ नज़र आ रही है, बात करने को भी तैयार नहीं है क्योंकि गम और गुस्सा पाया जा रहा है। इसलिए थैंक यू। अच्छा, ये मुझे अच्छे लगे शॉर्ट्स। बाय द वे लाल जो थी ना मूली, गोल मूली, भाई सलाद में ना, सलाद में एटलीस्ट कोई 6-7 चीज़ें होनी चाहिए, मतलब असूलन। अच्छा, एक और जो ख़ास मुझे लगता है कि सर्दी में ज़्यादा अच्छी लगती है सब्जी, आजकल नया आया हुआ है जिसका छिलका उतरा, फूल गोभी जो है ना वो अगर गोश्त में बनी हुई हो या फिर आलू में भी इवन बनी हुई हो। आलू गोभी तो वैसे आलू गोभी तो है मशहूर और ये सर्दी में ज़्यादा अच्छी लगती है। हाँ, बहुत अच्छा लगता है ना। और वो वाली उस रोटी के साथ जो चुपड़ी हुई रोटी नहीं होती जिस पर थोड़ा सा घी लगाते हैं, मक्खन या खूबसूरत बात छोड़ें और अच्छा। और शलजम गोश्त वगैरह बहुत से लोगों को पसंद है। द वन सब्जी आई डोंट लाइक इज शलजम फॉर सम रीजन। I don't like बैंगन somehow। और particularly वो जो जला के बनाते हैं ना वो तो मुझे बिल्कुल नहीं हजम होते। मैंने बात ही नहीं करनी, मैं इधर हो रही हूँ थोड़ी देर के लिए बिकॉज ये तो ब्लास्फेमी ऑलमोस्ट होगी कि आपको वो जलाए हुए। बहुत अच्छा होता है if you have ever had it। There is nothing I haven't had। अब्दुल्ला, आपने मुझे बहुत बड़ा मूड ख़राब किया आपने बैंगनों के अगेंस्ट बात करके। हम क्रिकेट पे वापस इसलिए हम क्रिकेट पे बात करते हैं जिस पे हम दोनों का इत्तेफाक है। और अंडर 19 एशिया कप के सबसे बड़े स्टार फास्ट बॉलर मोहम्मद ज़ीशान साबित हो रहे हैं और उन्होंने हमें ही इज़ वेरी टॉल लाइक 6'7", 6'8" सॉर्ट ऑफ अ थिंग। सो ज़ीशान, अस्सलाम वालेकुम, बहुत मुबारक हो आपको। माशाल्लाह, आप इंडिया के खिलाफ जीत के बाद हर तरफ आपकी बात हो रही है और सिर्फ यही नहीं है, इससे कबल पाकिस्तान कप और पाकिस्तान जूनियर लीग जैसे कई मुकाबलों में आपने बड़ा ही अच्छा परफॉर्म किया है। सो इस कामयाबी के बाद ज़रा एतमाद में इजाफा हुआ है, एक्साइटमेंट में इजाफा हुआ है, या अच्छा परफॉर्म करने से या मशहूर ज़्यादा होने से प्रेशर बढ़ गया? प्रेशर भी तो होता है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ जिसने मुझसे इतनी अच्छी परफॉर्मेंस करवाई
और जो हमारे कोचिंग स्टाफ हैं उसका शुक्र अदा करता हूँ और जिसने मुझे मौका दिया मैच खेलने के लिए। ये प्रेशर तो मैं नहीं लेता, चाहे वो इंडिया हो या कोई भी मैच हो, प्रेशर नहीं मैं लेता इस बात का। जो मेरे अंदर होता है वो अपना 100% देता हूँ, अपनी लेंथ पर फोकस करता हूँ और अल्लाह पे यकीन करता हूँ और मैं कभी किसी का प्रेशर नहीं लेता। अच्छा लगा ये बात हमने सुन के कि प्रेशर आप नहीं लेते और प्ले माशाल्लाह आपकी परफॉर्मेंस इतनी ज़बरदस्त है कि उसी में एक कॉन्फिडेंस आपका अच्छा नज़र आ रहा है। और जाहिर है कि एशिया कप जो है एक बहुत बड़ा इवेंट है और जिसमें आपने बॉलिंग बैटिंग दोनों में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस जो है वो दिखाई है। तो क्या स्ट्रैटेजी रही है? आप अगले साल आने वाले अंडर 19 वर्ल्ड कप में अगर चांस मिला तो यही फॉलो करेंगे अपने सारा पैटर्न, या क्या सोचा है अपने लिए, क्या पाथ देख रहे हैं? मेरी तो यही कोशिश है जितना मुझसे हो सके बॉलिंग बैटिंग फील्डिंग मैं अपने मुल्क के लिए बेहतर करूँ, ये एशिया कप अपने मुल्क को जिताऊँ। और अगर वर्ल्ड कप है वो इंशाल्लाह उसमें भी अच्छी प्लान है मेरा, अच्छा सोचा हुआ है और वो वर्ल्ड कप इंशाल्लाह अपना 100% करूँगा, वर्ल्ड कप अपनी टीम को जिताऊँगा। अच्छा शायद 15 साल की उम्र से आप प्रोफेशनल क्रिकेट खेलते आए हैं और अब अच्छा परफॉर्म करके टीम में भी कदम जमा रहे हैं। हमने देखा है कि आजकल नए सितारे बहुत जल्दी अपनी जगह नेशनल टीम और PSL में भी बना लेते हैं। सो आपके क्या इरादे हैं, किन किन टूर्नामेंट्स पे फोकस है आपका? जी ये एशिया कप पर फिलहाल फोकस है मेरा, इसको इंशाल्लाह अपने मुल्क को जिताना है। फिर आगे वर्ल्ड कप आ रहा है इंशाल्लाह वो अपने मुल्क को जिताना है। और आगे मैंने जो अल्लाह पे जो इंशाल्लाह मैं अपना 100% दे रहा हूँ और जो मेरी किस्मत में होगा वो इंशाल्लाह मुझे ज़रूर मिलेगा। थैंक यू ज़ीशान फॉर बीइंग विद अस। माशाल्लाह अल्लाह मियां आपको इस तरह तरक्की देता रहे और आप आगे बढ़ते रहें और अल्टीमेटली फिर हमारी नेशनल टीम के लिए एक बहुत बड़ा एसेट साबित हो। अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हमने कहाँ जाना है? सब्जियां देखने इस्लामाबाद नहीं गए, पेशावर नहीं गए। ओके जी, हम ज़रा आटे दाल के नहीं, आज हम सब्जियों के भाव पता कर रहे हैं क्योंकि आज हम सब्जी खानी है, जो हमें चाहिए होता है दिन में हम उसी का पता करते हैं। फिर आप जाके यहाँ से खरीदारी करेंगी तो कंपैरिजन करेंगी? हाँ ऑफ कोर्स मैं करूँगी। अच्छा, ना, और मैं तो हम जाके पेशावर पहले जाएंगे, कुमैल अली जैदी हमें ज्वाइन करेंगे पेशावर से, ही वुड बी रिपोर्टिंग फॉर अस। जी पेशावर में रोज़ रोज़ बढ़ती हुई महंगाई आवाम के लिए परेशानी का बायस बनी हुई है। इसी तरह अशे खुदनोश की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। बात चाहे आटे की हो, दालों की हो, सब्जियों की हो, तमाम ही कीमतें बहुत ज़्यादा हो गई हैं। पेशावर में एक दफ़ा फिर सब्जियों की कीमतों में इजाफा हुआ है। इस वक्त सबसे महंगी सब्ज़ी मटर है जो कि 240 रुपये फी किलो से फरोख्त की जा रही है। इसी तरह टिंडे 100 रुपये, प्याज 120 रुपये, टमाटर 150 रुपये फी किलो से फरोख्त किए जा रहे हैं। इस हवाले से आवाम का कहना है क्योंकि टमाटर और प्याज रोज़ बरोज़ हांडी में इस्तेमाल होने वाली अशे खुदनोश में से एक है, लिहाजा इसकी बढ़ती हुई कीमत उनके लिए बेहद परेशानी का बायस है। इस हवाले से आवाम का हुकूमत से ये मुतालबा है कि अशे खुदनोश कीमतों को मुस्तहकम किया जाए ताकि उनको गुजर बसर में किसी दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। जी इतने अच्छे टमाटर थे, मतलब कोई कच्चा एक पीस कच्चा नहीं था। अब्दुल्ला आपने नहीं देखा? ओके, आप कुछ नहीं आज खा रहे, टाइम कम है और आज हम प्रूव करेंगे कि थोड़े कच्चे पक्के मिक्स देने पड़ते हैं टमाटर, अदरवाइज सारे पक्के लेंगे तो आप किस तरह दो चार दिन उन्हें रखेंगे? मुझे नहीं पता, लेने को कुछ और था, मैं देखने में कह रही है। ये देखिए टमाटर, मतलब 2-4 भी नहीं है इसके अंदर। रोजाना तो मैं कोई सब्जी नहीं खरीद सकता जाके। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अब हम इस्लामाबाद इसलिए जाएंगे, रिजवान यूसुफ ज़ही हमें बता रहे हैं कि वहाँ लोग सब्जियाँ भी खाते हैं। अच्छा, सिर्फ बर्गर ही नहीं है, पुराना जो। और अब बाय द वे ये वेजी बर्गर, you are the one who started that. I know, but I am the one who is also saying that. So okay, इस्लामाबाद जाएं। जी वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में भी सब्जियों की कीमतों में होशरबा इजाफा देखने को मिल रहा है। इस वक्त मार्केट में प्याज जो है वो गुज़श्ता 2 हफ्ते से 150, 160 और 170 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है। आज भी प्याज का जो नर्ख DC ऑफिस की जानिब से मुकर्रर किया गया है वो 172 रुपये फ़ी किलो है। इसी तरह से अगर हम टमाटर का जिक्र करें तो टमाटर भी खासा महंगा फ़रोख्त किया जा रहा था 150-160 रुपये में, मगर आज टमाटर की जो कीमत है वो मार्केट में 127 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है, जबकि मार्केट में ये रेट 130 से 125 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह से आलू जो है, आलू की कीमत में किसी हद तक कमी हमने देखने को मिली है, यानी जो आलू 100-120 रुपये में फ़रोख्त हो रहा था वह मार्केट में 90 से 92 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह से अगर हम लहसुन और अदरक की बात करें तो लहसुन और अदरक भी जो है वो 550 से 600 रुपये फ़ी किलो मार्केट में फ़रोख्त हो रहे हैं। इसी तरह से दुकानदार हज़रात से जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है कि आज एक रेट होता है, कल दूसरा रेट मुकर्रर किया जाता है। मंडी के हिसाब
हिसाब से, मगर जो हमारे पास पिछला फ्रूट पड़ा हुआ होता है वो हमने एक दिन महंगा लिया हुआ होता है, इसलिए हम महंगा सेल करते हैं। जबकि शहरी जो है वो ये कहते हैं कि जो इंतज़ामिया है वो इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर जो है वो कोई मुस्बत अमल पैरा हो, ताकि ये जो कंट्रोल, जो रेट कंट्रोल हैं, रेट्स जो हैं वो सही तरीके से कंट्रोल किए जा सकें। जी रिजवान भाई, थैंक यू सो मच। लेकिन किसी अच्छी दुकान पे ले जाते, एक तो मुझे बिल्कुल इस्लामाबाद की सब्जी जरा बुझी हुई सब्जियां थी। मैं कुछ कहना नहीं चाह रहा था, आप फिर पर्सनल हो जाती हैं इस्लामाबाद। मैं बहुत पर्सनल हो जाती हूं, सो यू वॉच आउट। और बिसाइड्स कहने को मैं काफी हूं ना, मैं खुद ही सुना दूंगी। अस्तगफिरुल्लाह, ये तो बहुत ही अब्सुर्दा है। आई एम नॉट हैप्पी, मुझे अच्छा नहीं लगा। लेकिन बात सही है भाई, मैं तो नहीं खरीदूंगा यहाँ से। तो कौन सा आपको कोई दे रहा है और आप इस्लामाबाद भी नहीं जा रहे। दूसरी बात ये है कि भाई गाजरें इतनी अच्छी आई हुई हैं कि गाजर का हलवा कौन कौन बना रहा है आजकल। हाँ प्लीज, जरा कोई बना रहा है तो भेज भी तो भेज दें, थैंक यू। और प्लीज साग भी भेज सकते हैं। रेड एंड मीठी गाजरें जो सलाद में भी अच्छी लगती हैं, सालन में भी। गाजर गोश्त बहुत ज़बरदस्त सालन है और बहुत ही आला है इस मौसम का। नहीं खाया वैसे, और अच्छा आइडिया उसके अलावा पता है आप ना रोज हमें खाना पकाने का आइडिया दिया करें। मैं क्यों दूं? ये आपको पता है ये बहुत बड़ा टास्क होता है। ये बहुत बड़ा, दुनिया का हर काम लगता है आसान है, लेकिन रोज ये डिसाइड करना कि क्या पकना है। अच्छा हम छोड़ें इन बातों को, क्योंकि भूख लग रही है। You know, this 2023 is also ending. You can write how was the year like to us at Geo Pakistan TV, and we're going to see you tomorrow, inshallah. Bye.